हेलो गाइस, देखिए अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ये इकोलॉजी में इकोसिस्टम, उसके बाद जो स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम का वो पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट्स, फिर इकोटोन, नीके, इसको नीके इंग्लिश में नीच बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, नीके। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट फ्लो। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में पढ़ेंगे ट्रॉपिकल लेवल, फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पैरामिड। पैरामिड में आ जाएगा एनर्जी फ्लो, नंबर और बायोमास का। उसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल में एक होता है गैसियस साइकिल, जैसे हो गया कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। उसके बाद हो जाएगा सेडिमेंट्री साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल। देखिए ये जो इकोलॉजी है, इससे इस वीडियो लेक्चर से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आने का चांस बन सकता है, क्योंकि जितना इकोलॉजी का कंसेप्ट है इसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम होता है जो इंटरेक्शन होता है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का। बायोटिक क्या होता है? बायोटिक होता है लिविंग, बायोटिक होता है लिविंग, लिविंग ऑब्जेक्ट। अबायोटिक होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। तो इंटरेक्शन होता है लिविंग और नॉन लिविंग का, किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। उसी को बोला जाता है इकोसिस्टम। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो इकोसिस्टम का बनता है, वो सबसे पहले देखिए, पहले कहां से? माइक्रो से स्टार्ट होगा, माइक्रो से स्टार्ट होगा और मैक्रो तक पहुंच जाएगा। देखिए ऑर्गेनिज्म जो होता है, ये ऑर्गेनिज्म मान लीजिए कि सबसे जो स्मॉलेस्ट स्पीसीज है, जैसे मान लीजिए कि अर्थवर्म्स हो गया। स्पीसीज में फिर आ जाइए, उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म के बाद होगा स्पीसीज, स्पीसीज के बाद फिर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद फिर कम्युनिटी, उसके बाद इकोसिस्टम और फिर बायोम। इस स्ट्रक्चर में ये देखिए, ये है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर है सराउंडिंग, और सराउंडिंग के अंदर है हैबिटेट। बेसिकली ये हैबिटेट जो है ये है होम, हैबिटेट होम होता है। और इकोसिस्टम होता है पूरा पूरा, मान लीजिए यूनिवर्स, यूनिवर्स, यूनिवर्स का कुछ पार्ट है इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम का पार्ट है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का पार्ट है सराउंडिंग, फिर सराउंडिंग का पार्ट है हैबिटेट। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में दो पढ़े थे, एक है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। बायोटिक हम अभी बोले कि बायोटिक वो होता है जो लिविंग ऑब्जेक्ट हो, लिविंग थिंग्स हो। अबायोटिक में होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में जैसे हो गया सनलाइट, वाटर, एयर, मॉइस्चर और टेम्परेचर। इसके बाद अगर बायोटिक का बात करें तो बायोटिक में हम सबसे पहले देखेंगे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अब देखिए प्रोड्यूसर को बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स, प्रोड्यूसर को बोला जाएगा ऑटोट्रॉप्स, कंज्यूमर को बोला जाएगा हेट्रोट्रॉप्स और डिकम्पोजर को बोला जाता है सेप्रोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर मान लीजिए कि ये हो गया ग्रास, जो नेचर द्वारा उगता है, ग्रास हो गया, प्लांट्स हो गया, ये हो गया प्रोड्यूसर। कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर 3 तरह का होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को बोला जाता है हार्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर को बोला जाता है कार्निवोरस और टर्सरी कंज्यूमर को बोला जाता है प्रीडेटर्स। अब देखिए प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है वो, प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है वो प्रोड्यूसर को अपना भोजन बनाता है, इसीलिए इसको हार्बीवोरस, हार्बीवोरस बोला जाता है, क्योंकि ये शाकाहारी है। प्राइमरी कंज्यूमर जैसे हो गया गोट, एग्जाम्पल लिख लीजिए गोट, ग्रास को कौन खाएगा? गोट खाएगा। अब यही अगर आप सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो गोट को जो खाएगा, जैसे उल्फ्स, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद हो गया टर्सरी कंज्यूमर, प्रीडेटर्स, जैसे हो गया लायन, टाइगर, लायन या टाइगर। लायन टाइगर क्या करेगा? इस सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस यानी कि उल्फ्स को अपना भोजन बनाएगा। देखिए सबसे पहला है ग्रास, ग्रास हो गया प्रोड्यूसर, क्योंकि ये नेचर से डायरेक्ट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद घास को कौन खाएगा? गोट। ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। गोट को खाएगा उल्फ्स, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। उल्फ्स को खाएगा टाइगर, ये हो गया टर्सरी कंज्यूमर। अब ये आपको याद रखना है कि प्रोड्यूसर को बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स, कंज्यूमर्स को बोला जाता है हेट्रोट्रॉप्स, डिकम्पोजर को बोला जाता है सेप्रोट्रॉप्स। अब प्राइमरी कंज्यूमर को बोला जाता है हार्बीवोरस, हार्बीवोरस मतलब शाकाहारी। गोट, ग्रास हो पर ये सब क्या है? हार्बीवोरस है, जो शाकाहारी है, वो मांसाहारी नहीं है।
अगर आप सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर की बात करें तो ये मांसाहारी हुआ, जैसे कार्निवोरस और प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स हो गया टर्सरी कंज्यूमर और कार्निवोरस हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। ये भी आप याद रखना है अच्छे से। अब देखिए डिकम्पोजर में जब आइएगा, डिकम्पोजर डिकम्पोजर को क्या बोला जाता है? सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स डिकम्पोजर दो तरह का होता है, एक को तो सीधा डिकम्पोजर और दूसरे को बोला जाता है डेट्रिएटर्स। डेट्रिएटर्स और एक होता है डिकम्पोजर। इसका मतलब समझ लीजिए, देखिए ये जो डेट्रिएटर्स है इसका जो फूड चेन स्टार्ट होगा ये डेड डेड एनिमल या डेड स्पेसीज से स्टार्ट होगा, लेकिन ये जो डिकम्पोजर है ये प्रोड्यूसर जैसे ग्रास हो गया यहां से स्टार्ट होगा। डेड यानी कि कोई जानवर मर गया और जानवर को क्या करेगा, मिट्टी में मिलने के बाद जो अर्थवर्म्स है, जो मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उसको क्या करेगा, मिट्टी में डिकम्पोज कर देगा। तो यहाँ से जो डेड प्लांट या डेड एनिमल से जहां से स्टार्ट होगा फूड चेन, उसको वहां से बोलेंगे डेट्रिएटस फूड चेन। अब देखिए सिस्टम क्या है इकोलॉजिकल सिस्टम में, बेसिकली ये इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन किसका है? बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग, साथ में क्या होगा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ लिविंग और नॉन लिविंग। अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्सेज इन्वायरमेंट, सिस्टम में क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट जो अभी बताया वही। अब देखिए इन्वायरमेंट इंटरेक्शन जो है, ये सिस्टम में जो इंटरेक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज से इंटरेक्शन है। मान लीजिए कि यहाँ पे स्पेसीज 1 है, यहाँ पे स्पेसीज 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो इन सब स्पेसीज से क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इन सब से क्या होगा, आपस में इंटरेक्शन होगा। साथ में जो ये इन्वायरमेंट है ये भी अपना रोल इस इंटरेक्शन में प्ले करेगा। इन्वायरमेंट ऑल्सो प्ले अ रोल इन दिस इंटरेक्शन। अब देखिए हैबिटेट और इन्वायरमेंट में डिफरेंस क्या है। हैबिटेट जो है ये इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, लेकिन हैबिटेट में लाइफ एग्जिस्ट करेगा, मस्ट हैव लाइफ। बट अगर आप इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें जरूरी नहीं है कि लाइफ एग्जिस्ट हो, मे हैव और मे नॉट हैव लाइफ। जैसे मान लीजिए कि बहुत ज्यादा डेजर्टी एरिया है या टुंड्रा वाला में चल जाइए तो कहीं कहीं जगह ऐसा भी मिलेगा आपको कि वहां पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कहीं कहीं ओशियन में ऐसा जगह मिलेगा, सी और ओशियन में, कि वहां पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे हीट वेव हो सकता है, तो वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन आप अगर हैबिटेट की बात करें तो वहां पे मस्ट हैव लाइफ होना चाहिए, लाइफ होना ही चाहिए। अब देखिए इकोटोन क्या होता है। इकोटोन बेसिकली ट्रांजिशन है। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे डेजर्ट है और सेकेंड क्या है, यहाँ पे फॉरेस्ट है। यहाँ पे डेजर्ट है, इस एरिया में डेजर्ट है और इस एरिया में क्या है, फॉरेस्ट है। अब ये जो बीच का पार्ट बच रहा है, ये जो बीच का पोर्शन है, इसमें क्या होना चाहिए, इस बीच वाला पोर्शन में होगा क्या? यही अगर हम बात करें तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये पूरा खाली है। एक सेकेंड, देखिए ये बीच वाला पोर्शन है, ये ट्रांजिशन जोन बनाता है फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में। ये जो जोन है ये ट्रांजिशन जोन कहलाता है। अब देखिए इस जोन में बेसिकली क्या होगा, डेजर्ट का भी जो पार्ट है कुछ ना कुछ स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज है ये इस रीजन में पहुंच जाएगा। अगर आप फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट का भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज इस रीजन में आके पहुंच जाएगा। कुछ स्पीसीज क्या होगा, फॉरेस्ट से इस रीजन में आ जाएगा, कुछ स्पीसीज डेजर्ट से इस रीजन में आ जाएगा। तो ये क्या बेसिकली ट्रांजिशन जोन बना रहा है। ट्रांजिशन जोन बनाने के साथ साथ क्या होगा कि ये मिक्सअप हो जाएगा, दो बायोम का मिक्सअप हो जाएगा, दो हैबिटेट का मिक्सअप हो जाएगा। इसी को बेसिकली बोला जाता है इकोटोन, इकोटोन बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम और बायोम। टू डिफरेंट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पहला इकोसिस्टम हो गया डेजर्ट, दूसरा इकोसिस्टम हो गया फॉरेस्ट। इसका जो ट्रांजिशन जोन है इसको बोला जाता है इकोटोन। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए ये है इकोसिस्टम 1, इकोसिस्टम 2, इसको मान लीजिए डेजर्ट और इसको मान लीजिए फॉरेस्ट। इसके बीच में जो ये जो पोर्शन है इसको बोला जाता है इकोटोन। इकोटोन बेसिकली जो यहाँ पे स्पीसीज है ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज भी हो सकता है और इसका प्रोडक्टिविटी हाई होगा। क्यों हाई होगा, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट का भी स्पीसीज जाएगा और फॉरेस्ट का भी स्पीसीज यहाँ पे जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी हाई होगा, ये याद रखिएगा। अगर कंपेयर करें एरिया में तो अगर डेंसिटी की बात करें तो इस एरिया में, पार्टिकुलर इस एरिया में डेंसिटी हाई होगा एज कंपेयर टू इस एरिया। और इकोसिस्टम 1 और इकोसिस्टम 2 डेजर्ट और फॉरेस्ट की अगर बात करें
तो डेंसिटी घनत्व में जो स्पीशीज की बात करें तो इस एरिया में ज्यादा स्पीशीज होगा और इसका प्रोडक्टिविटी भी हाई होगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एज स्पीशीज। एज स्पीशीज ऐसा स्पीशीज होता है जो दो, यानी कि डेजर्ट और फॉरेस्ट, दो इकोसिस्टम का मिक्सअप होगा, हाईली पॉपुलेशन होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इन इकोसिस्टम क्या होगा, हाई होगा। अगर हाई होगा तो इसी को बोला जाता है इको एज इफेक्ट। इसको क्या बोला जाता है, एज इफेक्ट। एज इफेक्ट देखिए, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, देखिए नंबर ऑफ स्पीशीज, पॉपुलेशन डेंसिटी इन बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेज इन इकोटोन, दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट। उसको क्या कहा जाएगा, एज इफेक्ट। अब यहाँ पे आइए, पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज इज मोर इन इकोटोन, ये तो हम बता दिए कि ये जो पार्टिकुलर जगह है इकोटोन जो बना रहा है ट्रांजिशन जोन, उसमें पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उसमें ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इकोसिस्टम 1 और इकोसिस्टम 2। अब यहाँ पे आइए, बायोडाइवर्सिटी इज हाई, देखिए यहाँ पे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी हाई होगा, पॉपुलेशन ज्यादा होगा, तो क्या होगा, फूड के लिए फ्रिक्शन होगा, फूड के लिए आपस में स्पीशीज से क्या होगा, लड़ाई होगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जोन ऑफ टेंशन। जोन ऑफ टेंशन का मतलब हो गया कि फूड के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा ऐसा हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है फूड के लिए। याद रखिएगा, जोन ऑफ टेंशन किससे रिलेटेड है, इकोटोन से। अब देखिए इसका एग्जांपल कुछ कुछ समझिए, जैसे हम मैंग्रोव का एग्जांपल लिए, तो मैंग्रोव किसके किसके बीच में है, मैंग्रोव जो है ये इकोटोन का एग्जांपल है। मैंग्रोव जो है फॉरेस्ट और रिवर, इस दोनों के बीच में होगा मैंग्रोव, इसीलिए आप न्यूज में भी देखते होंगे कि मैंग्रोव जो है इसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी होता है, स्पीशीज भी फॉरेस्ट और रिवर दोनों का इसमें मिक्सअप होता है। अगर आप एस्चुरीज या डेल्टा की बात करें तो ये जो ट्रांजिशन है ये सी और रिवर इससे मिलकर बनाता है। अगर आप ग्रासलैंड इकोटोन की बात करें तो ये डेजर्ट और फॉरेस्ट इसका मिक्सअप है। अभी जो ये इकोसिस्टम हम बोल रहे थे कि ये डेजर्ट है ये फॉरेस्ट है, तो ये बेसिकली क्या है, इसके बीच में ग्रासलैंड है, इसके बीच में ग्रासलैंड है, डेजर्ट और फॉरेस्ट। नेक्स्ट देखिए, नीच नीस, इसी को बोला जाता है नीचे, इकोलॉजिकल नीस। अब इकोलॉजिकल नीश क्या होता है, देखिए ये बेसिकली यूनिक फंक्शनल रोल होता है। जैसे हम हैबिटेट जो है ये होम है, नीश भी एक होम ही है, लेकिन ये यूनिक होम है। यूनिक होम कैसे बोल दिए कि ये पार्टिकुलर या स्पेसिफिक स्पीशीज के लिए होगा, इसमें कोई और स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ये केवल एक स्पीशीज के लिए ही होगा। यूनिक फंक्शनल रोल देखिए, मान लीजिए कि कोई स्पीशीज है, अब वो स्पीशीज का ये निश है, यानी कि ये होम है, तो केवल वही स्पीशीज जो है इसमें एग्जिस्ट कर सकता है, कोई दूसरा स्पीशीज इसमें आके नहीं रह सकता है। ये यूनिक रोल इसमें प्ले होगा, यूनिक रोल होगा। अब देखिए, यूनिक फंक्शनल रोल दैट स्पीशीज परफॉर्म्ड एज इज पर पोजीशन इन इकोसिस्टम, उसका जो पोजीशन है, मान लीजिए कोई एनिमल कोई स्पीशीज का जो पोजीशन है उसमें यूनिक रोल जो है, यूनिक फंक्शनल रोल जो प्ले करेगा वो है कोई भी इकोसिस्टम में, उसको बोला जाता है नीचे। अब जैसे एग्जांपल लीजिए वल्चर और क्राउ, ये दोनों क्या है, स्कैवेंजर्स है, लेकिन इसका जो पोजीशन है ये दोनों का अलग अलग है। मान लीजिए कि सेम ही हैबिटेट में क्राउ और वल्चर अगर दोनों एक ही जगह पे हो जाए तो ये बेसिकली क्या होगा, आपस में ही लड़ाई झगड़ा करके एक न एक को मार देगा। इसलिए इसका जो हैबिटेट होगा ये डिफरेंट होगा, और इसका जो हैबिटेट वल्चर का होगा ये होगा डिफरेंट, इस दोनों का, ये दोनों एक जगह नहीं एग्जिस्ट कर सकता, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिक फंक्शनल रोल, ये बेसिकली जॉब है। अब देखिए, नो टू स्पीशीज कैन हैव सेम इकोलॉजिकल नीश, देखिए किसी दो स्पीशीज का एक निश नहीं हो सकता, बिकॉज कंपटीशन टिल वन स्पीशीज इज आइदर एलिमिनेटेड, और देखिए क्या होगा, अभी हम क्राउ और वल्चर का एग्जांपल लिए, अगर ये दोनों एक ही जगह होगा तो ये दोनों में कंपटीशन हो जाएगा। किसके लिए कंपटीशन होगा, ये स्कैवेंजर्स, दोनों स्कैवेंजर्स है, दोनों जो सना गरा चीज है उसको खाने के लिए क्या करेगा, आपस में लड़ाई करेगा, कंपटीशन करेगा, और किसी ने एक को डिस्प्लेस कर देगा या एलिमिनेट कर देगा। देखिए बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्युमुलेशन क्या होता है। बायोमैग्निफिकेशन, अगर कोई टॉक्सिक या पॉल्यूशन है, मान लीजिए कि कोई टॉक्सिक पॉल्यूशन है और कोई एक स्पीशीज उसको खा लेता है, मान लीजिए कि ये जो ग्रास है इसमें कोई पेस्टिसाइड मिक्स किए, ये जो ग्रास है इसमें कोई पेस्टिसाइड क्या किए, टॉक्सिक जो एलिमेंट्स है वो मिक्स कर दिए,
अब ये ग्रास को क्या करेगा, ये जो टिड्डा है, ग्रास होपर है, ये इसको खाएगा। तो ये जो टॉक्सिक है इसका जो पोर्शन है इसमें चला जाएगा। इसमें जाने से क्या होगा, इसका जो कैपेसिटी है, इसका जो साइज है ये बड़ा है, तो ये क्या करेगा, लगभग 4-5 जो ये जो ग्रास है ये 4-5 ग्रास को खा लेगा। 4-5 ग्रास को खाने से इसका जो टॉक्सिक का जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, वो बढ़ जाएगा, इसमें जाएगा। तो जब 4-5 ग्रास खाएगा, 10 ग्रास खाएगा, तो इसका जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। अगर आप बात करें कि ये जो ग्रास होपर है इसको क्या खाएगा, ये क्राउ खा लेगा, ये बर्ड जो है ये खाता है। तो ये भी बर्ड क्या करेगा, ये भी इससे साइज में बड़ा है, तो इसको भी ज्यादा चाहिए, तो ये जो ग्रास होपर है ये 4-5 ग्रास होपर खा जाएगा। ये जो टिड्डा है, ये 4-5 टिड्डा ये बर्ड क्या करेगा, खा जाएगा। तो इसमें क्या होगा, टॉक्सिक का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, टॉक्सिक का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। अगर यही जो बर्ड है वो मर जाता है और ये वल्चर या बोलिए जो गिद्ध है, ये इस बर्ड को खा लेता मरने के बाद, तो एक बर्ड को तो नहीं खाएगा, 4-5 बर्ड, मान लीजिए 4-5 बर्ड खा गया, तो इसका कंसंट्रेशन इसमें बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। जब ये मर जाएगा तो इसको भी कोई अगला जो नेक्स्ट होगा वो खाएगा, उसमें कंसंट्रेशन हाई होगा। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट किए थे, यहाँ से स्टार्ट किया और जितना आगे तक फूड जो लेंथ है, फूड का लेंथ है, फूड वेव है, वो इंक्रीज, जितना इंक्रीज हो रहा है, ये जो टॉक्सिक है उसका भी लेवल इंक्रीज हो रहा है। यही बेसिकली होता है बायोमैग्निफिकेशन। ये क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन। देखिए, इंक्रीजेज इन इंक्रीजेज इन टॉक्सिक फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी हम बात क्या किए थे कि ग्रास है, ग्रास को क्या कौन खाया, ग्रास होपर, ग्रास होपर, ग्रास होपर को कौन खाया, स्नेक, स्नेक को कौन खाया, स्नेक को खाया मान लीजिए कि वुल्फ। अब देखिए ये जो ट्रॉपिक लेवल है, ये ट्रॉपिक लेवल 1 है, ये ट्रॉपिक लेवल 2 है, ये ट्रॉपिक लेवल 3 है, ये ट्रॉपिक लेवल 4 है। इसी को बोला जाता है ट्रॉपिक लेवल 1। जैसे ये जो ग्रास है ये खाया टिड्डा, ये ट्रॉपिक लेवल 1 से ट्रॉपिक लेवल 2 में गया। ट्रॉपिक लेवल 2 टिड्डा से क्या खाया, बर्ड खाया, ये ट्रॉपिक लेवल 3 गया। बर्ड को क्या खाया, ये वल्चर खाया, तो ये ट्रॉपिक लेवल 4 गया। इसको बोला जाता है ट्रॉपिक लेवल। अब ये समझिए, यहाँ पे आइए, देखिए बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन को समझिए। जब बायोमैग्निफिकेशन की बात कीजिएगा तो इसमें जो ट्रॉपिक लेवल 1 से ट्रॉपिक लेवल 2 में जाएगा, तो इसमें जो स्पीशीज है वो चेंज होगा, इसका जो स्पीशीज है वो चेंज होगा, ट्रॉपिक लेवल 1 से ट्रॉपिक लेवल 2 में जाएगा। लेकिन बायो एक्यूमुलेशन में ट्रॉपिक लेवल एक ही रहेगा, एक ही ट्रॉपिक लेवल होगा, ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज नहीं होगा। मान लीजिए कि अब देखिए इसमें देखिए कि कोई एक फिश खाया, फिश खाया, इसका जो टॉक्सिक लेवल है ये इतना है अभी। टाइम टू टाइम क्या होगा, टाइम टू टाइम क्या होगा, ये टॉक्सिक ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, ये टॉक्सिक क्या होगा, ऑटोमेटिक टाइम टू टाइम इंक्रीज होगा। जैसे कि कोई भी बीक होता है, जैसे कुत्ता का बीक हो जाता है, तो वो टॉक्सिक क्या होता है, टाइम टू टाइम इंक्रीज होता है। तो यही हो रहा है कि इसमें ये मछली के पहले तो टॉक्सिक इतना ही ये ग्रहण किया, लेकिन टाइम टू टाइम ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, ये पूरा बॉडी में फैल रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा बॉडी में फैल जाएगा, जिससे ये क्या होगा, मर जाएगा, डेड हो जाएगा। बायो एक्यूमुलेशन में एक ही ट्रॉपिक लेवल होगा, लेकिन बायो मैग्निफिकेशन की बात करें तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप, डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में जाएगा। यहाँ पे देखिए अमॉन्ग डिफरेंट स्पीशीज, देखिए अमॉन्ग डिफरेंट स्पीशीज, और बायो एक्यूमुलेशन में है विद इन सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज में ये जो टॉक्सिक है ये इंटर करेगा। अब जितना ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होगा बायो मैग्निफिकेशन में, उतना ही टॉक्सिक जो है, ये पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर बायो एक्यूमुलेशन की बात करें तो ये सेम ही स्पीशीज होगा, लेकिन ये टाइम के साथ और बॉडी जो टाइम के साथ जो बॉडी होगा वो भी बड़ा होगा, वो भी बिग होता जाएगा, तो वो भी क्या करेगा, ट्रॉपिक लेवल तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन टॉक्सिक इंक्रीज हो रहा है एक्यूमुलेशन में। अब देखिए ये जो हम टॉक्सिक का नाम बोले, ये बेसिकली पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट है। ये पॉल्यूटेंट कौन कौन सा है, मरकरी है, आर्सेनिक है, पेस्टिसाइड्स है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स है और डीडीटी है। ये एग्जांपल आप रट लीजिएगा, ये आ सकता है। इस सब का टॉक्सिक लेवल क्या होता है, टॉक्सिक लेवल इंक्रीज होते रहता है। अब देखिए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और कैरिंग कैपेसिटी। देखिए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये एक मेथड है। मेथड क्या है कि ह्यूमन को कितना नेचर से जरूरत है, यानी कि डिमांड है ह्यूमन का, ह्यूमन का नहीं बोलिए, पूरा जो स्पीशीज है, स्पीशीज में आ जाएगा ह्यूमन, ह्यूमन एनिमल, बर्ड्स, या फिर जो भी स्पीशीज हो, उसको नेचर से कितना डिमांड है।
इसी को बोला जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। देखिए, अ मेथड दैट डिटरमाइंस हाउ डिपेंडेंट ह्यूमंस या एनिमल्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो है, नेचर से जो हमको रिसोर्स मिलता है वो कितना अवेलेबल है, उसका नीड्स कितना है, यानी कि ह्यूमंस या एनिमल से कितना डिमांड हो रहा है नेचर से। अगर आप कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो नेचर कितना सप्लाई कर सकता है, नेचर के पास कितना कैपेसिटी है कि स्पीसीज तक अवेलेबल करवा सके। कैपेसिटी ऑफ अर्थ या नेचर टू रेगुलेट द रिसोर्सेज सो दैट वी कैन सर्वाइव। कितना सप्लाई कर सकता है नेचर। अब देखिए, हम ओवरशूट डे मनाते हैं, तो ओवरशूट डे क्यों मनाता है कि हम जो जितना नेचर से हम ले सकते हैं उतना कम से कम ले, ताकि जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है वो भी सर्वाइव अच्छे से कर सके। इसीलिए ओवरशूट डे मनाया जाता है। तो देखिए, इसको बोला जाता है कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि जो सप्लाई है, नेचर के द्वारा जो सप्लाई है और ये जो डिमांड है, अगर सप्लाई डिमांड डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाए, सप्लाई से क्या हो जाए, डिमांड ज्यादा हो जाए, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए फुटप्रिंट, तो उस टाइम जो ओवरशूट है वो हो जाएगा, यानी कि जीवन जो है वो संकट में आने लगेगा। इसलिए ओवरशूट डे मनाया जाता है ताकि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आराम से सर्वाइव कर सके। अब देखिए, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इससे क्वेश्चन क्या होगा, आता ही आता है। इसमें है इकोलॉजिकल सक्सेशन, सेकंड है एनर्जी फ्लो, थर्ड है न्यूट्रिएंट फ्लो। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट फ्लो ये क्या होता है, ये देखिए। सबसे पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है इसको समझिए। देखिए, कहीं पे क्या हुआ, वॉल्केनिक आइलैंड जो है वो एक्टिव है। वॉल्केनिक आइलैंड क्या है, एक्टिव है। टाइम टू टाइम क्या होगा, ये जो वॉल्केनो है ये समाप्त हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रॉक्स। ये कंप्लीट रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो बहुत टाइम के बाद क्या होगा, बहुत टाइम के बाद क्या होगा, इसमें मॉसेज और लाइकेन आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर तो इन्वायरमेंट दे ही देगा। तो यहाँ पे मॉसेज और लाइकेन क्या होगा, आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मॉसेज और लाइकेन, जो स्मॉल स्पीसीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइकेन, मॉस, ये सब होने के बाद फिर क्या होगा, बहुत टाइम के बाद यहाँ पे ग्रास आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रास स्टार्ट हो जाएगा आना। ग्रास के बाद फिर क्या होगा, प्लांट्स। प्लांट्स के बाद क्या होगा, ट्रीज। ट्रीज से फिर क्या होगा, बर्ड्स, गोट और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल यहाँ पे एग्जिस्ट, और साथ में ह्यूमन भी है वो एग्जिस्ट हो जाएगा। अब एक बार इसको और समझिए। मान लीजिए कि कोई वोल्केनिक आइलैंड है। वोल्केनिक आइलैंड में क्या हो रहा है, शुरुआत में बहुत लावा गर्म होता है तो वहां पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब लावा खत्म होगा, वो ठंडा होगा, तो वहां पे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए रॉक्स है, ये रॉक्स है लावा खत्म होने के बाद। यहाँ पे फिर क्या होगा, लाइकेन, मॉसेज, लाइकेंस, ये आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ग्रास। ग्रास के बाद फिर जो कुछ एनिमल है जैसे गोट, उल्फ। फिर ग्रास के बाद ये सक्सेशन के बाद क्या हो जाएगा, ये प्लांट्स यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट, ह्यूमिडिटी और जो वाटर है ये तो आ ही रहा है। तो प्लांट्स हो जाएगा तो कुछ ना कुछ स्पीसीज जो है वो और इंक्रीज होगा, साथ में जो ट्रीज है वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाएगा। ये जो सक्सेशन हो रहा है, देखिए पहले रॉक्स था, पहले ये पहले ये क्या था, फायर था। फायर यानी कि वॉल्केनो था। वॉल्केनो से फिर ये रॉक्स बना, रॉक्स ठंडा हुआ, फिर मॉसेज और लाइकेन यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। सनलाइट, मॉइस्चर, वाटर सब कुछ आना स्टार्ट हो गया। फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे ग्रास, प्लांट्स, फिर ये ट्रीज। यही जो टाइम टू टाइम सक्सेशन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लाइफ जो एग्जिस्ट हो रहा है, इसी को बोला जाता है सक्सेशन। इसको क्या बोला जाता है, सक्सेशन। अब यहाँ पे आइए, इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्रोसेस बाय विच द स्पीसीज इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी चेंजेज ओवर टाइम। टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, जो इकोलॉजिकल का कम्युनिटी है, जो स्पीसीज है, वो टाइम टू टाइम चेंजेज हो रहा है। वो क्या करेगा, रिप्लेसमेंट करेगा वन स्पीसीज टू अनदर। पहले क्या था, केवल गोट रहेगा, फिर उल्फ आएगा, फिर टाइगर आएगा, फिर लायन आएगा। ये क्या करेगा, रिप्लेस करता जाएगा। देखिए, ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, नेचुरल सिलेक्शन पे। जैसे जो नेचर जहाँ पे जिस तरह का है उस तरह का, मान लीजिए कि
अगर सक्सेशन टुंड्रा में हो रहा है तो वहां पे जो स्पीशीज होगा, वहां पे जो एनिमल होगा वो आइस जो एब्जॉर्व कर सकता है वो आइस वाला होगा। अगर आप ट्रॉपिकल की बात करें, ट्रॉपिकल लेवल में जाइएगा, सॉरी ट्रॉपिकल रीजन में जाइएगा तो वहां का जो नेचर होगा, वहां का जो नेचुरल रिसोर्सेज होगा उस पर डिपेंड करेगा कि वहां का एनिमल कैसा होगा, वहां का जो स्पीसीज है, प्लांट्स है, ट्रीज है, वो कैसा होगा। तो ये जो पूरा है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ये देखिए, सक्सेशन इज इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये हमेशा क्या होगा, यूनि डायरेक्शन। यानी कि जो पायोनीर है और क्लाइमेक्स, पायोनीर क्या होता है, इनिशियल, इनिशियल क्या होगा, मॉसेज या लाइकेन से ये स्टार्ट होगा, और फाइनल क्या होगा, ट्रीज पे जाके इंड होगा। ऐसा नहीं होगा कि ट्रीज से फिर ये क्या होगा, मॉसेज बनना स्टार्ट होगा, ये यूनि डायरेक्शन होगा। इनिशियल कंडीशन को बोला जाता है पायोनियर स्पीशीज, और फाइनल वाला को बोला जाता है क्लाइमेक्स स्पीशीज। ये याद रखिएगा, पायोनियर स्पीशीज और क्लाइमेक्स स्पीशीज। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। मान लीजिए कि पहले क्या होगा, सिंपल होगा, उसके बाद कम्प्लेक्सिटी इसका बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कि पहले क्या होगा, प्लांट्स होगा, फिर ट्रीज होगा, ये सिंपल से कम्प्लेक्स होगा। अब हम देखिए, एक बोले थे पायोनियर, पायोनियर के बाद है सीरल्स, सीरल्स के बाद है क्लाइमेक्स। अब पायोनियर स्पीशीज को इसको बोला जाता है इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज यानी कि ये जो ये जो हम अभी बोले कि फायर से, फायर जब ठंडा होकर रॉक्स बन रहा है, रॉक से मोसेज हो रहा है, तो ये पायोनियर स्पीशीज है, वो इनिशियल स्टेज में है। लेकिन अगर आप ग्रास प्लांट्स की बात करें तो ये इंटरमीडिएट स्पीशीज है। और क्लाइमेक्स स्पीशीज में हो जाएगा मल्टी मल्टी सेल्यूलर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नेचर का हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, लॉन्ग लाइफ होगा, और फूड वेब यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाएगा। ये फाइनल स्टेज हो जाएगा। जैसे ट्रीज हो गया, लायन हो गया, टाइगर होगा, बड़ा बड़ा एनिमल जो होगा यहाँ पे एग्जिस्ट होने लगेगा। अब देखिए, पायोनियर स्पीशीज का नाम आपको याद रखना होगा। सबसे पहला याद रखिएगा कि बैक्टीरिया, एक मिनट, बैक्टीरिया, फंगस, मोसेज और लाइकेंस, कम से कम इतना आपको याद रखना है। ये कौन सा, पायोनियर इनिशियल स्टेज वाला। विथ एवरी लेवल सब्सिक्वेंट सक्सेशन, देखिए एवरी लेवल, पायोनियर से क्या होगा, सीरल, सीरल से क्या होगा, क्लाइमेक्स। अगर ऐसा जा रहा है तो इसका प्रोडक्टिविटी क्या होगा, टाइम टू टाइम इंक्रीज होगा। पायोनियर से सीरियल जाएगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगा, जो वेब फूड वेब है वो कम्प्लेक्स बनता जाएगा, साथ में जो न्यूट्रिएंट है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है वो बढ़ता जाएगा। टाइम ये जो पायोनियर से क्लाइमेक्स हो जाएगा तो ये प्रोडक्टिविटी हाई होगा। देखिए यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हाई है, बायोडाइवर्सिटी हाई है, न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल में वो भी बढ़ता जाएगा अपर लेयर में, क्योंकि जो वहां पे क्या होगा, जब ग्रास सूख जाएगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा, तो वो न्यूट्रिएंट का काम करेगा। फूड वेब कम्प्लेक्स होगा। अब देखिए, लाइफ स्पैन जो है वो हम अभी बता दिए कि क्लाइमेक्स का ज्यादा होगा और पायोनियर का कम होगा। जैसे ग्रास है, ये जल्दी सूख जाएगा, मान लीजिए ट्रीज है, जिसका जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा है। देखिए, टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसमें दो टाइप है। पहला है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन वो सक्सेशन है जहाँ पे पहले लाइफ एग्जिस्ट नहीं होता था। सेकेंडरी सक्सेशन वो होगा जहाँ पे पहले लाइफ तो था लेकिन अब लाइफ नहीं है, वहां अब जो स्टार्ट होगा वो इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट होगा, पायोनियर कंडीशन से स्टार्ट होगा, और फिर जाएगा कम्प्लेक्स में, क्लाइमेक्स में जाएगा। पायोनियर से स्टार्ट होगा और क्लाइमेक्स में जाएगा। पहले लाइफ, लेकिन पहले क्या था, लाइफ था। अभी हम समझेंगे क्या क्या डिफरेंस है। देखिए, पहले समझिए प्राइमरी सक्सेशन, एट अ प्लेस वेयर नो लाइफ अकर्ड अर्लियर, जैसे हो गया बेयर आइलैंड, रॉक्स, न्यूली फॉर्म वॉल्केनिक आइलैंड, न्यूली फॉर्म डेजर्ट, डेल्टा या एस्टूरीज। अब सेकेंडरी सक्सेशन में आइए। सेकेंडरी सक्सेशन देखिए, ये जो सेकेंडरी सक्सेशन है, मान लीजिए कि कोई जंगल है, कोई फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में आग लग गया, ये जो फॉरेस्ट है इसमें क्या हो गया, फायर, आग लग गया, ये पूरा जल के क्या हो गया, राख बन गया। और ये जो राख बनने के बाद ये कंप्लीट क्या हो गया, एक सूखा लैंड, ड्राई लैंड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये जो ड्राई लैंड में कन्वर्ट हुआ तो ये धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या होगा, इसमें सक्सेशन स्टार्ट होगा। यहाँ जो लैंड जो पूरा ड्राई है वहां पे भी क्या होगा, टाइम टू टाइम यहाँ पे मॉइस्चर आना स्टार्ट हो जाएगा, सनलाइट, वाटर से क्या होगा, मोसेज और लाइकन, बैक्टीरिया सब आना यहाँ पे स्टार्ट होएगा। फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पे ग्रास स्टार्ट हो जाएगा, फिर प्लांट, फिर ट्रीज, और उसके बाद कंप्लीट सक्सेशन पायोनियर से क्या हो गया, क्लाइमेक्स वाला सक्सेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए कि कोई ओशियन है, उसमें कोई क्या किया, पॉल्यूटेंट मिलाने से क्या होगा, जितना जीव जंतु है ओशियन में सारा डेड हो गया। डेड होने के बाद क्या होगा, डेड होने के बाद ये टाइम टू टाइम क्या होगा, सनलाइट, वाटर और जितना मॉइस्चर सब है ये धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जाएगा,
पॉल्यूटेंट जो है ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और वाटर क्या होगा, फ्रेश हो जाएगा। ये जो ओशियन का वाटर जो है वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या होगा, फ्रेश हो जाएगा। जब टाइम टू टाइम फ्रेश हो जाएगा तो वहां पे बैक्टीरिया या जू प्लांकटन जिसको बोलते हैं, वहां से उसका जो सक्सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ओशियन की बात करें, ओशियन का जो सक्सेशन होगा वो पहले जू प्लांकटन से स्टार्ट होगा। जू प्लांकटन, फाइटो प्लांकटन, वहां से स्टार्ट होगा, फिर स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश, उसके बाद फिर क्या होगा, शार्क। ये इसका सक्सेशन है ओशियन का। ये सक्सेशन कब होगा, ये बेसिकली सेकेंडरी सक्सेशन में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आइए, ये जो सक्सेशन है इसका अगर ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट की बात करें तो ये दो एजेंट पे वर्क करता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ये जो सक्सेशन है, ये एक जो एजेंट है, ये दो एजेंट है। एक तो एजेंट वो है कि एक्सटर्नल एजेंट है, इसको बोला जाता है एलोजेनिक सक्सेशन। एक्सटर्नल एजेंट क्या बोला जाता है, एलोजेनिक। और ये ऑटोजेनिक होता है यानी कि इंटरनल। इंटरनल यानी कि नेचर द्वारा। पहले नेचर वाला समझ लेते हैं। नेचर में क्या होता है, यहाँ पे सनलाइट है, रेनफॉल है, सनलाइट, रेनफॉल, और क्या बोल सकते हैं कि ये क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट का जो पैटर्न यहाँ पे जो है वो है, ये नेचर के द्वारा फिक्स है। मॉइस्चर, टेम्परेचर, ये नेचर के द्वारा फिक्स है। तो ये जो सक्सेशन होगा इसको बोला जाता है ऑटोजेनिक सक्सेशन। इसको क्या बोला जाता है, ऑटोजेनिक सक्सेशन। ये नेचर खुद करता है। अगर मान लीजिए कि हमको कहीं पे जल्दी सक्सेशन करवाना है, एलोजेनिक सक्सेशन यानी कि वहां पे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क करवा के वहां पे जल्दी सक्सेशन करवाना है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल तरीके से यूज करके क्लाइमेट को का जो पैटर्न है उसको थोड़ा हम अपने हिसाब से कन्वर्ट करके, ये जो फ्लड का पैटर्न है इसको हम थोड़ा अपने हिसाब से चेंज करके, फायर, ड्रॉट, ये सबको हम चेंज करके क्या करेंगे, अपना हिसाब से आर्टिफिशियल तरीके से इसका हम सक्सेशन करवाएंगे। इसको बोलेंगे एलोजेनिक सक्सेशन। ये ह्यूमन द्वारा हो सकता है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया जा सकता है। अब देखिए, एक शब्द है लिमिटिंग फैक्टर। इकोलॉजिकल सक्सेशन में कहीं कहीं मिल जाएगा आपको देखने को लिमिटिंग फैक्टर। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, बेसिकली ये जो सक्सेशन है ये कभी कभी हो नहीं पाता है। जैसे कि आप अगर डेजर्ट की बात कीजिएगा तो कुछ खास सक्सेशन नहीं देखने को मिलेगा। टुंड्रा की बात कीजिएगा तो वहां पे कुछ सक्सेशन जो है बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। सवाना ग्रासलैंड की बात कीजिएगा तो वहां पे केवल ग्रास ही है, यहाँ पे सक्सेशन अच्छा नहीं हो रहा। तो क्यों सक्सेशन अच्छा नहीं हो रहा है, इसका लिमिटिंग फैक्टर क्या है। तो देखिए, डेजर्ट में अगर जाइएगा तो इसका जो मॉइस्चर है वो बहुत कम है, बहुत कम मॉइस्चर है। ये है इसका लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर। इसलिए यहाँ जो डेजर्ट है इसका जो सक्सेशन है वो अच्छे से, अगर टुंड्रा में जाइएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको सफिशिएंट नहीं मिलेगा। अगर सवाना लैंड में जाइएगा तो वहां पे फायर और वाटर जो है, सवाना ग्रास में लैंड में क्या होगा जाता है, यहाँ ये जो ग्रास है वो बहुत ज्यादा हार्ड है। बहुत ज्यादा हार्ड होने के क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन, एयर का फ्लो होने से यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। फ्रिक्शन जनरेट होने से यहाँ पे आग लग जाता है। आग लगने से क्या होता है, ये बहुत बड़ा जो है ये सक्सेशन नहीं कर पाता है। ग्रास से प्लांट, प्लांट से ट्रीज में सक्सेशन कर ही नहीं पाता, क्योंकि ये जो ग्रास है बहुत हार्ड है। ये सवाना ग्रास लैंड है। देखिए, सवाना ग्रास लैंड को आप क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है और इसका इमेज देखना है, इमेज देखना है, और थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए, लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। अबायोटिक फैक्टर मतलब जो नॉन लिविंग फैक्टर है, वैसा फैक्टर विच हिंडर्स और ऑब्स्ट्रक्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या करता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में बाधा डालता है, बाधा डालता है, इसी को बोला जाता है लिमिटिंग फैक्टर। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो। देखिए, एनर्जी फ्लो में हम पहले भी बात कर चुके हैं, फूड चेन जो है वो हम बात किए। सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर के बाद क्या होता है, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से जाइएगा कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होगा, तीन तरह का, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। अगर यहाँ बात कीजिएगा प्रोड्यूसर, तो ये नेचर द्वारा खुद आता है। जैसे हो गया ग्रास, मिट्टी से और मॉइस्चर से, ये ग्रास ऑटोमेटिक नेचर द्वारा होगा। प्लांट्स, ट्रीज, ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को क्या खाएगा, कंज्यूमर खाएगा। जैसे कि ग्रास को खाया प्राइमरी कंज्यूमर, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये ग्रास को खाएगा। तो जब ये खाएगा तो ये इसको, इसका नाम क्या है, मान लीजिए कि एग्जांपल है ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को कौन खाएगा, स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा, स्नेक को कौन खाएगा, वो जो तेंदुआ टाइप में होता है, बर्ड या
वल्चर, वल्चर, स्नेक को वल्चर खाएगा। अब देखिए प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास ऊपर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर स्नेक हो गया और टर्सरी कंज्यूमर वल्चर हो गया। लेकिन आप प्रोड्यूसर की बात कीजिएगा तो ये केवल प्रोड्यूस करता है, ये किसी को खाता नहीं है, ये खिलाने का काम करता है। अगर आप यही से देखिए प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में जाइएगा तो ट्रॉपिक लेवल 1 हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में जाइएगा तो ट्रॉपिक लेवल 2 हो जाएगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर में जाइएगा तो ट्रॉपिक लेवल 3, टर्सरी कंज्यूमर से उसके बाद फोर्थ में जाइएगा तो उसको बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल 4। अब इसको थोड़ा क्लीन कर देते पहले, उसके बाद समझते हैं। अब यहाँ पे आइए, देखिए सबसे पहले देखिए ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। अभी हम बताए कि पोजीशन ऑफ फूड चेन, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, इस तरह का एक फूड चेन बना रहा है। ये क्या बना रहा है? फूड चेन। इसको क्या बोला जाता है? फूड चेन। प्रोड्यूसर से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, इसी को बोला जाता है पोजीशन इन फूड चेन। ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है? पोजीशन इन फूड चेन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी फ्लो को फ्रॉम एक फूड चेन से दूसरे फूड चेन में। ये स्टार्ट कहां से होगा? प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा, कंज्यूमर में जाके समाप्त होगा। स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। अब देखिए फूड चेन में जो हम देखेंगे, इसको थोड़ा कंप्लीट कर दे रहे हैं, क्लीन सही से नहीं हुआ। अब देखिए फूड चेन में हम पढ़ेंगे क्या? फूड चेन, फूड चेन में हम वो पढ़ेंगे कि कौन किसको खा रहा है। जैसे कि ग्रास को खाया, ग्रास ऊपर को खाया, उल्स स्नेक, स्नेक को खाया वल्चर, तो कौन किसको खाया वो हम पढ़ेंगे फूड चेन में। तो देखिए हम दो फूड चेन पढ़ेंगे। पहला है टेरेस्ट्रियल फूड चेन, सेकेंड है एक्वेटिक फूड चेन। टेरेस्ट्रियल फूड चेन का जो ट्रॉपिक लेवल है ये 4 से 5 हो सकता है, ये 4 से 5 हो सकता है। लेकिन अगर आप एक्वेटिक फूड चेन में, ओशियन या समुद्र में जो एक्वेटिक फूड चेन है उसमें बात कीजिएगा तो इसका ट्रॉपिक लेवल कुछ ज्यादा है, 6 से 7 तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्वेटिक फूड चेन जो है इसका ट्रॉपिकल लेवल लेस है एज कंपेयर टू एक्वेटिक, एक्वेटिक का मोर है। एनर्जी जो लॉस होता है ये टेरेस्ट्रियल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्वेटिक, ये लेस इफिशियंट है। टेरेस्ट्रियल वाला क्या होगा? लेस इफिशियंट होगा। देखिए इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा केवल 10% होगा, लेकिन अगर आप एक्वेटिक वाला में जाइएगा तो यहाँ पे 15% तक एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। इसका रीजन क्या है? यहाँ पे जो वाटर है ये ज्यादा हीटअप नहीं हो जाता है, जिससे ज्यादा हीटअप नहीं होगा तो एनर्जी का लॉस कुछ कम होगा, इसीलिए ये रीजन है। और साथ में जो अगला रीजन है कि समुद्र में क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट और एनर्जी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल। स्थल की बात करें तो उसमें न्यूट्रिएंट कम होता है। अब देखिए फूड चेन जो है वो दो टाइप का है, एक होता है ग्रेजिंग और एक होता है डेट्रियस। ग्रेजिंग फूड चेन वो फूड चेन होता है जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा, जैसे ग्रास से स्टार्ट होगा। लेकिन आप डेट्रिएटस में जाइएगा तो वो जो फूड चेन स्टार्ट होगा वो डेड डिके एनिमल प्लांट्स बॉडी से स्टार्ट होगा। आगे हम इसको थोड़ा और समझेंगे, पहले इतना देख लीजिए। अब देखिए इकोलॉजिकल पैरामिड क्या होता है? इकोलॉजिकल पैरामिड होता है ट्रॉपिकल लेवल ही। जैसे ये हो गया ग्रास, ये हो गया ग्रास ऊपर, ये हो गया स्नेक, ये हो गया वल्चर, इसी को बोला जाता है इकोलॉजिकल पैरामिड। ये बेसिकली पैरामिड बना है। पैरामिड क्या हो सकता है? अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है ये अभी हम समझ लेंगे। पहले आप याद रख लीजिए कि पैरामिड क्या कैसे हो सकता है, अपराइट और इन्वर्टेड। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर जाएगा, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर जाएगा, लेकिन ये जो बेस है इस पे बेस पे क्या होगा? हमेशा प्रोड्यूसर ही होगा, इस बेस पे हमेशा प्रोड्यूसर होगा। अब देखिए हम ये जो पिरामिड है इसको हम 3 तरह से पढ़ेंगे, एक होगा नंबर, सेकेंड होगा बायोमास और थर्ड होगा एनर्जी। अगर आप एनर्जी पिरामिड पढ़िएगा तो इसको हम ऐसे याद रखिएगा, एनर्जी पिरामिड क्या होगा? ऑलवेज अपराइट होगा। ये जो अपराइट है एनर्जी पिरामिड विल ऑलवेज अपराइट। लेकिन अगर आप बात कीजिएगा नंबर पिरामिड और बायोमास पिरामिड की तो ये नॉर्मल और इन्वर्टेड, यानी कि अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकता है, नंबर और बायोमास वाला। ये केस क्या है हम अभी पढ़ लेंगे, केवल आप अभी इतना याद रखिए कि ये जो नंबर पिरामिड है और बायोमास पिरामिड है ये अपराइट और इन्वर्टेड हो सकता है। ये जो बायोमास है ये अपराइट और इन्वर्टेड हो सकता है। लेकिन आप एनर्जी की बात कीजिएगा, जब आप एनर्जी में जाइएगा तो केवल याद रखना कि केवल अपराइट होगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज क्या होगा? अपराइट, अपराइट एनर्जी पिरामिड। यहाँ पे आइए, सबसे पहले हम एनर्जी पिरामिड ही पढ़ेंगे।
देखिए ये है टेरेस्ट्रियल स्थल वाला, और ये है एक्वेटिक वाटर में। अब देखिए जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाइएगा कभी भी, तो वहां पे एनर्जी का लॉस होगा, वहां पे एनर्जी का लॉस होगा। जैसे कि ग्रास को ग्रास ऊपर खाएगा तो ये एनर्जी कंप्लीट एनर्जी नहीं पहुंच जाएगा, कुछ एनर्जी क्या होगा, फ्रिक्शन लॉस हो जाएगा, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। और ये जो ग्रास ऊपर है कुछ ही अमाउंट में एनर्जी अपने पास रख पाएगा ग्रास का। ग्रास ऊपर से फिर फ्रॉग में जाइएगा तो कुछ ही अमाउंट में ये जो फ्रॉग है ये ले पाएगा। फिर फ्रॉग से स्नेक में जाइएगा तो कुछ ही अमाउंट में एनर्जी क्या होगा, ट्रांसफर होगा। स्नेक से फिर ईगल में जाइएगा तो किसी कुछ ही अमाउंट में एनर्जी ट्रांसफर होगा। इसको बोला जाता है लिंड्समैन लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉस का लिंड्समैन लॉ है। ये बताता है, ये क्या बताएगा कि जब एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो केवल 10% ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा, केवल 10% ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। लिंड्समैन लॉ है। जब ग्रास से ग्रास ऊपर में जाएगा तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे 1000 जूल एनर्जी है, तो यहाँ पे जब जाएगा तो केवल 10% ही जाएगा। 10% कितना हो जाएगा, बट्टा 100, केवल 100। फिर जब फ्रॉग में जाइएगा तो केवल 10 बचेगा। फिर यहाँ पे जाइएगा तो कुछ ही अमाउंट में बचेगा 0.1। तो जब अगला स्टेप में जाएगा तो बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी बचेगा। तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा केवल 10% एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ये कौन सा लॉ है, लिंड्समैन लॉ है। ये एनर्जी का पैरामीटर पर है। देखिए एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है ये ग्रास से ट्रांसफर हुआ, ग्रास ऊपर में, ग्रास ऊपर से फ्रॉग में, फ्रॉग से स्नेक में, स्नेक से ईगल में। सभी केस में क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। यहां तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी बहुत कम हो जाएगा। अगर आप एक्वेटिक में जाइएगा तो देखिए इसका जो ट्रॉपिक लेवल है ये टेरेस्ट्रियल से कुछ ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है, क्योंकि वाटर ठंडा रखता है और साथ में यहाँ का न्यूट्रिएंट और एनर्जी जो है वो ज्यादा होता है। तो देखिए फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट हुआ, फिर जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन से स्टार्ट होके फिर देखिए स्मॉल फिश, मीडियम फिश, फिर शार्क तक पहुंच गया। ये आप याद रखिएगा, ये एक्वेटिक फूड चेन का एग्जांपल है। देखिए पैरामिड ऑफ नंबर पे आइए, तो ये अपराइट और इन्वर्टेड है। पहले इन्वर्टेड वाला केस समझ लीजिए। देखिए इन्वर्टेड वाला केस में हम कैसे समझेंगे, दो ही लेते हैं या तीन ले लीजिए। सबसे पहले ट्रीज होगा, ट्रीज के बाद हम लेते हैं बर्ड, बर्ड के बाद हो गया तितली, बटरफ्लाई। देखिए अगर आप नंबर की बात कीजिएगा तो ट्रीज कम होगा एज कंपेयर टू बर्ड, और बर्ड कम होगा एज कंपेयर टू बटरफ्लाई। एक ही ट्रीज की बात करें, हम कौन सा ट्रीज ले रहे हैं, एक ट्री ले रहे हैं, उस पर कंपेयर करें। देखिए तो सबसे नंबर में बेस पे क्या है, ट्री। लेकिन ट्री सबसे नंबर में सबसे कम है, बर्ड से कम है ट्री, क्योंकि एक ही ट्रीज पे कितना बर्ड रहता है और एक ही ट्रीज पे कितना बटरफ्लाई होता है। इसलिए ये जो नंबर ऑफ पिरामिड है ये इन्वर्टेड इन्वर्टेड हो सकता है। अपराइट वाला केस देखिए, अपराइट वाला केस में सबसे ज्यादा है ग्रास, ग्रास से ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर से फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्नेक मान लीजिए। ये हो गया नंबर में क्या होगा, कम होता जाएगा। स्नेक के बाद फिर हो जाएगा बल्चर। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम देखिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होगा, अपराइट ही होगा। नंबर में भी सबसे ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन होगा, उसके बाद जू प्लैंक्टन होगा, जूजेंटलिन होगा, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, शार्क। अब पैरामिड ऑफ बायोमास पे आइए, पैरामिड ऑफ बायोमास पे आइएगा तो देखिए ये जो एक्वेटिक सिस्टम में जाइएगा बायोमास में, तो सबसे ज्यादा जो वेट होगा ये शार्क का सबसे ज्यादा वेट होगा। फाइटोप्लैंक्टन का सबसे कम होगा, फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन का सबसे कम होगा। इसलिए जो इसका जो केस बनता है ये इन्वर्टेड बनता है। बायोमास ऑफ एक्वेटिक सिस्टम क्या बनता है, इन्वर्टेड। अगर आप टेरेस्ट्रियल में जाइएगा तो ये बनेगा, क्या बनेगा, बायोमास सबसे ज्यादा बायोमास होगा ग्रास का, ग्रास से कम होगा रैबिट का, रैबिट से कम होगा उल्फ का, उल्फ से कम होगा लायन का। तो ये क्या हो सकता है, इन्वर्टेड और अपराइट। अब देखिए टाइप्स ऑफ फूड चेन में ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिएटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या पढ़ेंगे, हम स्टार्ट करेंगे ग्रास से, प्लांट से, वाटर से। देखिए टेरेस्ट्रियल फूड चेन लैंड, जहाँ पे ग्रास होगा। एक्वेटिक फूड चेन में वाटर, जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, वहां से स्टार्ट होगा। अगर आप डेट्रिएटस फूड चेन में जाइएगा तो यहाँ पे दो होगा, एक होगा डीकम्पोजर और एक होगा डेट्रीबोरस। डेट्रीबोरस को बोला जाता है स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर को बोला जाता है सेप्रोफाइटस। जैसे बल्चर हो गया, अर्थवर्म्स हो गया,
ये हो गया डेट्रीवोरस। ये कहाँ से स्टार्ट, ये जो फूड चेन स्टार्ट होगा ये डेड बॉडी से स्टार्ट होगा, डेड बॉडी से स्टार्ट होगा। डेट्रीवोरस फूड चेन में ये सब तो हम पढ़ ही लिए। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। देखिए अब हमको पूछ सकता है कि ग्रेजिंग फूड चेन में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगा या डेट्रीवोरस फूड चेन में, तो बोलिएगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर किस में होगा, डेट्रीवोरस फूड चेन में। ह्यूमिफिकेशन, अगर ह्यूमिफिकेशन शब्द डेट्रीवोरस में बोल दिया जाए तो ये बोलिएगा कि सही है। एक्वेटिक इकोसिस्टम, देखिए हम जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो स्टार्ट किए थे उसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम में सबसे पहला जो है वो टाइप्स हम पढ़ेंगे, लैंटिक और लोटिक, फाइटोप्लैंक्टन, डिजॉल्व ऑक्सीजन, लिमिटिंग फैक्टर क्या है इसका, फोटिक जोन और अफोटिक जोन क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यूट्रोफिक, मैंग्रोव्स, एस्चुरी और कोरल रीफ। देखिए जो जितना कंसेप्ट है एक्वेटिक इकोसिस्टम का, ये जो प्रीलिम्स है इसमें बहुत बार आ चुका है। ये हम जो पढ़ा रहे हैं ये पीवाईक्यू का एनालिसिस, पीवाईक्यू का एनालिसिस करने के बाद पढ़ा रहे हैं। जितना कंसेप्ट इसमें पूछा जाना चाहिए उसको हम रिलेट करके ये पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या है। देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम में दो चीज पढ़ना है, एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, और सेकेंड है सलाइन वाटर इकोसिस्टम, सलाइन वाटर। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा फ्रेश होगा कौन सा सलाइन होगा, तो ये है पीपीटी का एक कंसेप्ट है। पीपीटी का जो कंसेप्ट है ये सैलिनिटी डिसाइड करता है। पीपीटी अब देखिए यहाँ पे लिखा है 20 पीपीटी। 20 पीपीटी का मतलब होगा अगर 1000 ग्राम 1000 ग्राम वाटर है तो उसमें 20 ग्राम जो क्या होगा साल्ट का कंसेंट्रेशन होगा। ये है पीपीटी का कंसेप्ट। अगर पीपीटी बहुत ज्यादा है तो वो सैलिनिटी की ओर डाइवर्ट होगा, अगर पीपीटी कम है तो वो फ्रेश वाटर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे आइए टाइप्स में सबसे पहले आइए एक्वेटिक इकोसिस्टम का। देखिए हम दो चीज देख ली कि एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, एक सलाइन वाटर इकोसिस्टम है। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में देखिए इसका एग्जांपल है रिवर और पोंड। ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम में एस्चुरीज, मैंग्रोव्स, डेल्टा वाला रीजन जो है वो आ जाएगा। मरीन वाटर इकोसिस्टम में ओशियन और सागर सब सी जो है वो आ जाएगा। जब आप फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से ब्रैकिश और ब्रैकिश से मरीन इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा तो इसका जो साल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा, सैलिनिटी क्या होगा इंक्रीज होगा, पीपीटी जो क्या होगा ये ज्यादा होगा जब फ्रेश वाटर से ब्रैकिश और ब्रैकिश से मरीन में जाएंगे। अब यहाँ पे आइए तो देखिए यहाँ पे लिखा है 5 पीपीटी, यहाँ पे लिखा है लेस देन 5 पीपीटी, यहाँ पे लिखा है एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे लिखा है 5 पीपीटी से 35 पीपीटी, यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन 35 पीपीटी। देखिए जब आप फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में जाइएगा तो वहां का जो कंसेंट्रेशन है वो लेस देन होगा 5 पीपीटी के। अगर ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम का अगर मेजरमेंट कीजिएगा तो वहां का जो पीपीटी है वहां पे जो साल्ट का कंसेंट्रेशन है वहां पे 5 पीपीटी से लेके 35 पीपीटी के आसपास होगा। जब आप मरीन वाटर इकोसिस्टम में जाइएगा तो वहां पे 35 पीपीटी से भी ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा हो जाएगा 35 से तो वो हो जाएगा मरीन। जैसे ओशियन और सागर में क्या होता है बहुत ज्यादा साल्ट का कंसेंट्रेशन, वहीं से तो हमको आयोडीन जो नमक मिलता है वहीं से तो मिलता है ओशियन और सागर से। अब देखिए दो चीज हमको समझ में आना चाहिए, एक होता है लैंटिक और एक होता है लोटिक। जब वाटर जो है स्टैटिक हो यानी कि शांत हो तो उसको बोलेंगे लैंटिक। वाटर जब फ्लो हो रनिंग हो तो उसको बोलेंगे लोटिक। यही चीज यहाँ पे लिखा है, अगर वाटर क्या है शांत है स्टैटिक है तो वो हो जाएगा लैंटिक, अगर वाटर फ्लो हो रहा है रनिंग है तो वो हो जाएगा लोटिक। अब देखिए फाइटोप्लैंक्टन क्या है। फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली एनिमल का सॉरी एक्वेटिक का ग्रास बोलिए या ट्रीज बोलिए या प्लांट्स बोलिए, एक्वेटिक का जो ग्रास ट्रीज प्लांट है उसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फाइटोप्लैंक्टन, समझिए। जैसे लैंड पे ट्रीज और ग्रास क्या करता है ऑक्सीजन को बढ़ाता है, CO2 एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। सेम यही प्रोसेस क्या करता है फाइटोप्लैंक्टन, CO2 एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ये जो ऑक्सीजन आप पढ़िएगा कि समुद्र में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल रहता है,
तो अवेलेबल क्यों रहता है? क्योंकि वहां पे फाइटोप्लैंक्टन क्या करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज करता है। लैंड पे जितना ट्रीज और ग्रास जो नहीं रिलीज कर पाता, उससे 5 से 10 गुना ज्यादा ही ये रिलीज करता है ऑक्सीजन। ये जो प्रोसेस है ये रिलीज कैसे करता है? ये प्रोसेस जो CO2 एब्जॉर्ब और O2 रिलीज करने का जो प्रोसेस है वो है फोटोसिंथेसिस। ये बेसिकली सनलाइट, जैसे सनलाइट को फोटोसिंथेसिस से भोजन और ऑक्सीजन रिलीज करने का काम करता है, CO2 एब्जॉर्ब करने का काम करता है, सेम वही फिनोमिना क्या करता है, ये फाइटोप्लैंक्टन करता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा डीप ओशियन में नहीं होगा, ये शैलो पार्ट ऑफ ओशियन, ओशियन का सेलोएस्ट पार्ट में होगा। डीप पार्ट में फाइटोप्लैंक्टन नहीं सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि वहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पाता है। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? ये प्रोसेस ही, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं हो पाता वहां पे। अब देखिए फाइटोप्लैंक्टन का कंसेप्ट थोड़ा और समझिए। ये प्रोसेस क्या हो रहा है, सनलाइट से क्या हो रहा है, सनलाइट से हीट पहुंच पा रहा है वाटर में, सेलो पार्ट तक, वाटर का जो सेलो पार्ट है वहां तक। वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्रक्रिया करता है, CO2 एब्जॉर्ब करता है। CO2 एब्जॉर्ब करने से इसका नाम क्या पड़ा, कार्बन सिंक। याद रखिएगा फाइटोप्लैंक्टन जो है वो कार्बन का सिंक है, वो कार्बन एब्जॉर्ब करता है। साथ ही O2 क्या करता है, रिलीज करता है, उस ऑक्सीजन लेवल क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये क्या करता है, ये ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको कुछ ना कुछ कम करने में ये फाइटोप्लैंक्टन का भी रोल है, क्योंकि ये बहुत ओशियन में क्या करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज करते रहता है। अब देखिए लिमिटिंग फैक्टर क्या है फाइटोप्लैंक्टन का, ये शैलो पार्ट ऑफ ओशियन में होना चाहिए, जहां तक सनलाइट क्या हो रहा है, पहुंच पा रहा है। जहां तक सनलाइट पहुंच पा रहा है उस जोन को बोला जाता है फोटिक जोन। उस जोन को क्या बोला जाता है, फोटिक जोन। फोटिक जोन, जहां तक सनलाइट पहुंच पा रहा है। जब सनलाइट पहुंच पा रहा है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो वहां पे फाइटोप्लैंक्टन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, न्यूट्रिएंट का जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो इससे फाइटोप्लैंक्टन और बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, बढ़ जाता है इस रीजन में। फोटिक जोन में क्या हो रहा है, फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा बढ़ जा रहा है। अब टेम्परेचर भी इसका एक फैक्टर है। टेम्परेचर का हम दो आगे चल के देखेंगे कि इसका दो फैक्टर है, एक बहुत ज्यादा, एक हाई टेम्परेचर, और एक लिमिटेड टेम्परेचर। अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो वहां पे फाइटोप्लैंक्टन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, मर जाएगा जी उसको। आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई एनिमल ऐसा होता है जहाँ पे ज्यादा, अगर मरुस्थल का एग्जांपल लीजिए, देखिए मरुस्थल में ज्यादा टेम्परेचर होता है तो वहां पे क्या होता है कि जितना जो ग्रास व्रास होता है वो सब डेड कर जाता है। इसी तरह एक्वेटिक में भी होता है, अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो गया तो वहां पे फाइटोप्लैंक्टन सर्वाइव नहीं कर पाता। अगर टेम्परेचर लिमिट में है, जितना होना चाहिए उतना है, तो वहां पे क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन बहुत इंक्रीज भी होगा, और वो प्रोसेस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा अच्छे से। बहुत ज्यादा अगर हाई हो गया टेम्परेचर तो वहां फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, उतना टेम्परेचर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। देखिए अब फोटिक जोन और अफोटिक जोन क्या होता है, फोटिक जोन, अफोटिक जोन। फोटिक जोन वो जोन होता है जहां तक सनलाइट पहुंच पा रहा है ओशियन में। अफोटिक जोन वो जोन होता है जहां तक सनलाइट ओशियन में नहीं पहुंच पाता, जिस रीजन से सनलाइट पहुंचना बंद हो गया, उस रीजन से नीचे का रीजन क्या होता है, अफोटिक जोन। जिस रीजन तक सनलाइट पहुंच पा रहा है उसको बोला जाता है फोटिक जोन। अब देखिए जब हम फोटिक जोन से अफोटिक जोन में जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, टेम्परेचर वेरिएशन क्या होगा, कम होगा। सरफेस से लेके ये बॉटम नहीं, बॉटम तो मिड बॉटम मान लीजिए, मिड ओशियन। तो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब यहाँ से सनलाइट निकलेगा और यहाँ तक पहुंचेगा तो इसका जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होगा। फोटिक जोन अफोटिक जोन आपको समझ में आ चुका होगा, ये अच्छा कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। यही है, देखिए टॉप से बॉटम जाने पे डिक्रीज हो रहा है। फोटिक जोन में क्या होगा, देखिए फोटिक जोन में जितना सनलाइट पहुंचना चाहिए इनफ मात्रा में पहुंच पा रहा है। इससे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो अच्छा हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, फाइटोप्लैंक्टन भी उस रीजन में बढ़ पा रहा है। अफोटिक जोन में फाइटोप्लैंक्टन भी नहीं होगा, इस रीजन में अगर अफोटिक जोन में जाइएगा तो फाइटोप्लैंक्टन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन यहाँ पे होगा, रेस्पिरेशन दोनों में, फोटिक जोन में भी रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि जो डॉल्फिन वगैरह मछलियां, बिग मछली जो है वो नीचे ही रहना ज्यादा उसको पसंद आता है, क्योंकि यहाँ नीचे क्या होता है, कोल्ड, ठंडा पानी उसको मिल जाता है, तो वहां पे रेस्पिरेशन के लिए उसको ऑक्सीजन मिल जाता है। लेकिन ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, फोटिक जोन का ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, एज कम्पेयर टू अफोटिक जोन में। ये भी याद रख लीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन लेवल फोटिक जोन में ज्यादा होगा कि अफोटिक जोन में, तो आप बोलिएगा फोटिक जोन में ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होगा। अगर आपसे पूछे कि रेस्पिरेशन फोटिक जोन में होता है तो बोलिएगा यस, रेस्पिरेशन अफोटिक जोन में होता है तो यस, दोनों में रेस्पिरेशन होगा। अब यहाँ पे आइए,
फाइटोप्लैंक्टन आर जनरली कंबाइंड टू फोटिक जोन। फाइटोप्लैंक्टन जो है वो कन्फाइंड क्या है, फोटिक जोन तक ही है। अब देखिए, अब फोटिक जोन में सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं सकता, लेकिन रेस्पिरेशन हो रहा है यहाँ पे, ये याद रखिएगा, रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है। अब एक चीज आप अभी पढ़िएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है, देखिए जो वाटर बॉडी है, वाटर है, इसमें ऑक्सीजन कहाँ कहाँ से आता है, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ से आता है, तो ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल, और ये है इंटरनल। एक्सटर्नल है कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से आ रहा है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट से, और इंटरनल है, ये हो रहा है फाइटोप्लैंक्टन से, फाइटोप्लैंक्टन से। इंटरनल कैसे हो गया, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन से कैसे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, प्रक्रिया से CO2 सिंक करेगा, O2 रिलीज करेगा। अब देखिए यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन आई है, डिजॉल्व ऑक्सीजन में अभी हम पढ़े कि एक एक्सटर्नल, ये हो गया एक्सटर्नल, ये हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल कैसे हो रहा है, एटमॉस्फेयर से, इंटरनल क्या रहा है, फोटोसिंथेसिस से। अब यहाँ पे ये पहला वाला देखिए, ये वाटर बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आके मिक्स हो जाता है, तो मोर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इनकमिंग हो रहा है वाटर में। सेकेंड है फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया करके, उस प्रोसेस से क्या हो रहा है, फाइटोप्लैंक्टन क्या कर रहा है, CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहा है। अब टेम्परेचर का वेरिएशन देखिए, टेम्परेचर हम दो तरह से पढ़े थे, बहुत ज्यादा और लिमिटेड। अगर बहुत वार्म हो गया तो वहां ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे फाइटोप्लैंक्टन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन लेवल अच्छा माना जाता है। अब डिजॉल्व में देखिए, ये हम पार्टी लिखी हुई, एयर वाटर इंटरफेस से डिजॉल्व हो रहा है वाटर में, फोटोसिंथेसिस से हो रहा है एक्वेटिक प्लांट जो है, फाइटोप्लैंक्टन जो है उससे। डिमांड क्या है ऑक्सीजन का, तो एनिमल जो रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन इसका डिमांड है। अब एक कंसेप्ट समझिए, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को आप ये अर्थ का ग्रास समझिए, लैंड का ग्रास समझिए, जू प्लैंक्टन को लैंड का गोट समझिए। ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। ये क्या हो गया, एक्वेटिक एनिमल हो गया, ये एक्वेटिक एनिमल हो, ये एक्वेटिक ट्रीज हो गया, ग्रास हो गया। ये फाइटोप्लैंक्टन को क्या करेगा, जू प्लैंक्टन खाएगा, जू प्लैंक्टन क्या करेगा, और फाइटोप्लैंक्टन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन भी बढ़ा रहा है, साथ में जू प्लैंक्टन का भोजन भी बन रहा है। जू प्लैंक्टन को क्या करेगा, जो स्मॉल फिश है वो खाएगा, स्मॉल फिश को क्या करेगा, डॉल्फिन या बड़ा फिश जो है वो खाएगा। तो ये बेसिकली जो फूड चेन है वो हम इससे पहले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। अब कंसेप्ट आता है BOD और CO2। BOD बेसिकली क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और COD होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये कंसेप्ट पहले क्या कीजिए, यहाँ पे आइए, कंसेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए। देखिए बेसिकली ये हो गया वाटर, ये क्या है, वाटर। देखिए रिवर या पॉन्ड, रिवर या पॉन्ड में क्या होगा, कहीं से फर्टिलाइजर आके मिक्स हो रहा है, कहीं से फर्टिलाइजर आके मिक्स हो रहा है, जो फर्टिलाइजर खेत में छिड़का जाता है वो कहीं से आके मिक्स हो गया। जब ये मिक्स हो गया तो ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा, इतना ज्यादा इंक्रीज कर देगा कि यहाँ पे एल्गी ब्लूम हो जाएगा, एल्गी ब्लूम हो जाएगा, एल्गी ब्लूम। ये एल्गी ब्लूम क्या करेगा, ये बेसिकली प्लांट्स मान लीजिए, एक्वेटिक प्लांट, इसको इतना न्यूट्रिएंट मिल गया, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट का मतलब नाइट्रोजन मिल गया, फास्फोरस मिल गया, सल्फर मिल गया, पोटास मिल गया, ये सब मिल गया। ये पूरा क्या किया, एल्गी ब्लूम बना लिया। एल्गी ब्लूम क्या होता है, यहाँ एल्गी ब्लूम जब हो जाएगा तो नो सनलाइट, सनलाइट इंटर ही नहीं करने देगा वाटर में, वाटर जो है उसमें इंटर ही नहीं करने देगा। साथ में जो ये जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन पहुंच पा रहा है, ये भी नहीं पहुंचने देगा एल्गी ब्लूम, ये पूरा सरफेस ही कवर कर लिया। अब देखिए कंसेप्ट निकल के आता बहुत अच्छा, जब सनलाइट नहीं पहुंचेगा तो यहां से जो सेलो पार्ट में जो फाइटोप्लैंक्टन है, ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, ये ऑक्सीजन कैसे बढ़ा पाएगा, ऑक्सीजन लेवल कैसे इंक्रीज कर पाएगा, ये CO2 कैसे सिंक कर पाएगा, CO2, तो ये प्रोसेस ही बंद कर दिया। इससे क्या हो रहा है, ये जो एक्वेटिक का एनिमल है, फाइटोप्लैंक्टन भी डेड करने लगेगा, ये भी डाई हो जाएगा, मरने लगेगा, सूखने लगेगा।
एक्वेटिक फिश जो है, मछली जो है, डॉल्फिन जो है, ये भी मरने लगेगा, ये भी क्या होगा, मरने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे आइए, ये क्या हो रहा है, एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक फिश ले लीजिए एनिमल की जगह पे। एक्वेटिक फिश क्या होगा, मरने के कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि मरने लगेगा। जब ये मरने लगेगा तो ये इसको क्या चाहिए, इसको डिकम्पोज करना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा। और साथ में ये जो एल्गी ब्लूम है, एल्गी ब्लूम, इसको भी कम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले तो डिकम्पोज करना पड़ेगा। ये जो सारा गला चीज हो रहा है, ये डिकम्पोज कैसे होगा, तो यहां से दो कंसेप्ट निकल के आता है। ये जो डिकम्पोज होगा दो तरीके से होगा, बायोलॉजिकल और केमिकल। बायोलॉजिकल जो होगा इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल केमिकल डिमांड, बायोलॉजिकल केमिकल डिमांड, इसको बोला जाता है केमिकली, सॉरी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको बोला जाता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखिए एक होता है एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा, ये जो डेड है, डाई हो चुका है एनिमल, एक्वेटिक फिश, इसको डिकम्पोज का काम कर दे, ये क्या करेगा, डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन डिकम्पोज करने के लिए इसको बायोलॉजिकली जो ऑक्सीजन चाहिए उसका जरूरत है। ये क्या करेगा, डिकम्पोज, डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज के लिए इसको चाहिए ऑक्सीजन का डिमांड, ऑक्सीजन का क्या चाहिए, डिमांड चाहिए इसको। अब केमिकल में आइए, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्यों करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस, जो मर चुका है एक्वेटिक फिश, इसी को डिकम्पोज करने के लिए, इसी को डिकम्पोज करने के लिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करने के लिए केमिकली, ये देखिए ये जो बायोलॉजिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन, ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अब ये क्या करेगा, डिमांड करेगा, ऑक्सीजन का डिमांड करेगा। देखिए अब इसमें आइए, बीओडी सीओडी, बीओडी क्या करेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी क्या हो गया, केमिकल, इसको एक और शब्द से बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ये जो केमिकल प्रोसेस है ऑक्सीजन का, उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ये भी याद रखिएगा, ये जो ऑक्सीडेशन बोलेगा ये केमिकल से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे वाटर है, ये वाटर है, ये देखिए वाटर है, इसमें फर्टिलाइजर ऐड हुआ, न्यूट्रिएंट ऐड हुआ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जितना कुछ होना चाहिए। इससे क्या हुआ, यहाँ पे एल्गी ब्लूम पूरा कवर कर लिया, सरफेस पूरा एल्गी ब्लूम सरफेस कवर कर लिया। सनलाइट इंटर ही नहीं होने दे रहा, सनलाइट, नो एटमोस्फेयर ऑक्सीजन इंटर इन वाटर लेवल। अब देखिए एक्वेटिक फिश क्या करेगा, एल्गी ब्लूम ज्यादा होने से ये मरने मरने लगेगा, मतलब मर ही जाएगा। इसको डिकम्पोज करने के लिए चाहिए क्या, डिकम्पोज के लिए चाहिए डिमांड है, डिमांड किसका, ऑक्सीजन का, डिमांड है ऑक्सीजन का। आप देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में चाहिए एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया को चाहिए ऑक्सीजन, किस चीज के लिए, डिकम्पोज के लिए। केमिकल में चाहिए फॉर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का डिमांड। अब देखिए एल्गी ब्लूम क्या होता है, हम तो पहले बताए दिए, एल्गी ब्लूम क्या होता है, नो एयर फ्रॉम एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर से एयर आने दे रहा है तो, और नहीं सनलाइट आने दे रहा, जिससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जा रहा है। अब एलिगोट्रॉपिक, मेजोट्रॉपिक और यूट्रॉपिक, अभी जो एल्गी ब्लूम पढ़े हैं, ये यूट्रॉपिक का एग्जाम्पल है। यूट्रॉपिक, यूट्रॉपिक बहुत बुरा चीज है, पूरा एनिमल को मार देगा, पूरा एनिमल, एक्वेटिक फिश, एक्वेटिक डॉल्फिन सबको मार देगा। इतना न्यूट्रिएंट हाई हो जाता है, इतना ज्यादा हाई हो जा रहा है, न्यूट्रिएंट इतना ज्यादा हाई हो जा रहा है, इतना फर्टिलाइजर इसमें ऐड हो जा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल वाटर में इंटर ही नहीं हो रहा। न्यूट्रिएंट तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन फाइटोप्लैंक्टन तक पहुंचेगा सनलाइट तभी तो अंदर तक पहुंच पाएगा, लेकिन ये ऊपर ही पूरा कवर कर लिया, तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया, ऑक्सीजन लेवल को बहुत गिरा दिया, जिससे क्या हो रहा, डेड एक्वेटिक फिश। अब इसको डिकम्पोज के लिए बीओडी और सीओ2, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इस दोनों पे आइए, ओलिगोट्रॉपिक, मेजोट्रॉपिक। ओलिगोट्रॉपिक भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है, ओलिगोट्रॉपिक का जब कंडीशन आएगा ना, न्यूट्रिएंट का बहुत ज्यादा कमी रहेगा, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम रहेगा उस टाइम, ये अच्छा नहीं है। मेजोट्रॉपिक में न्यूट्रिएंट लेवल अच्छा हो रहेगा, जितना होना चाहिए, ये है गुड कंडीशन, गुड कंडीशन सबसे अच्छा है मेजोट्रॉपिक, याद रखिएगा। अगर तीनों में पूछा जाए कि एक्वेटिक लाइफ सस्टेन के लिए सबसे अच्छा कौन है, मेजोट्रॉपिक। ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, जितना होना चाहिए, जितना
फाइटोप्लैंक्टन को चाहिए, सनलाइट चाहिए, वो सब इसमें मिल जाएगा, अवेलेबल है मेसोट्रॉपिक में। अब टेम्परेचर का वेरिएशन हम दो तरीके से आपको बताए थे कि बहुत ज्यादा अगर हाई हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा लो हो जाएगा तो क्या होगा, और लिमिट में जितना होना चाहिए उतना रहेगा तो क्या होगा। बहुत ज्यादा हाई है वो भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा लो है तो फाइटोप्लैंक्टन सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, एल्गी ब्लूम। लिमिट में जितना होना चाहिए, जितना होना चाहिए, क्योंकि जब एक्वेटिक की बात आता है तो एक्वेटिक एनिमल या एक्वेटिक जो ट्रीज प्लांट बोलिए, उसको जितना उसको चाहिए उतना ही मिलना चाहिए। अगर थोड़ा भी वेरिएशन, टेम्परेचर में थोड़ा भी वेरिएशन आ गया तो वो अपना लाइफ सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है डिफिकल्ट टू रेज टेम्परेचर, रेज या फॉल, अगर डाउन भी हो जा रहा है तो वो भी दिक्कत है। एक्वेटिक स्पीशीज आर नॉट यूज टू टेम्परेचर वेरिएशन, वो टेम्परेचर वेरिएशन पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। इफ टेम्परेचर ऑफ एक्वेटिक बॉडी इंक्रीजेज, बहुत ज्यादा इंक्रीजेज हो गया जितना कि सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो वो थ्रेटेड बना देगा, ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, मार देगा। जब ग्लोबल वार्मिंग आता है तो ओशियन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो जितना एक्वेटिक लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा थ्रेटेड वाला कंडीशन आ जाता है, डाई होने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज में जो टेम्परेचर का है वो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे अल्नीनो लालिना वाला कंसेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं। देखिए हम पढ़ रहे थे एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमने बहुत सारा जो थ्योरी पार्ट है वो कवर कर लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो है मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, एस्चुरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम सेपरेट लेक्चर में लेने के लिए सोचे थे। तो आज ये जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आज कवर हो जाएगा, तीनों पार्ट। तो सबसे पहले कोरल रीफ क्या होता है। देखिए कोरल रीफ का आपको सबसे पहले प्रीलिम्स में एक चीज पूछ सकता है कि कोरल रीफ का जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है। तो आपको ये याद होना चाहिए इसका ग्रुप है निडेरिया ग्रुप। उससे भी आगे अगर एग्जाम में चला जाए तो आपको पूछ सकता है कि एंथोजोआ क्या कोरल रीफ का ग्रुप है, तो यस, निडेरिया ग्रुप का ही पार्ट है एंथोजोआ, सब ग्रुप जिसको बोल सकते हैं। एंथोजोआ का ग्रुप है कोरल रीफ, कोरल रीफ। तो देखिए सबसे पहले निडेरिया, निडेरिया के बाद हो गया एंथोजोआ, एंथोजोआ का ग्रुप है कोरल रीफ, कोरल रीफ, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए ये जो आपको इमेज दिख रहा है, ये इमेज में देखिए, ये जो बहुत ज्यादा कलर में दिख रहा है, बहुत ज्यादा सुंदर स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही है बेसिकली कोरल रीफ। ये अलग अलग कलर का हो सकता है, और इसका एक चीज बहुत याद करने की बात है, इसमें इसका जो सराउंडिंग है इसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा होता है। ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा होने के कारण इसको बोला जाता है रेनफॉल, रेनफॉल फॉरेस्ट। ये आप याद रखिएगा, कोरल रीफ को क्या बोला जाता है, रेनफॉल फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का जो लेवल है बहुत ज्यादा हाई है। अब कैसे हाई है ये हम आगे जब देखेंगे तो ये पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखें कि इसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा होने के साथ इसको क्या बोला जाता है, रेनफॉल फॉरेस्ट। अब देखिए एक जोन है नेराइटिक जोन, नेराइटिक जोन, नेराइटिक जोन बेसिकली जो ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, आप जब हम ओशियन वाला लेक्चर पढ़ रहे थे फिजिकल मैप में, तो ये देखे थे कि ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, निमग्न तट, इसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप सॉरी, ढाल वाला एरिया। तो इसी रीजन में कोरल रीफ आपको मिल जाएगा। ये रीजन लगभग 200 मीटर के आसपास तक का रीजन है, और अगर आपको फीट में पूछ दिया जाए तो 660 फीट के आसपास आपको मिल जाएगा। जब इतना डेप्थ में आ जाइएगा 200 मीटर डेप्थ में, तो आपको कोरल रीफ कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। अब देखिए ये पार्ट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया में मिल सकता है, और आइलैंड जो होता है पूरा आइलैंड भी कोरल रीफ का बना हो सकता है, जैसे अंडमान एंड निकोबार है वो कोरल रीफ से ही बना है। ये जो पार्ट है इसको बोल सकते हैं कि सेलोवेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन है, क्योंकि ये ज्यादा अंदर नहीं है, लगभग 200 मीटर ही है, तो इसको सेलो पार्ट ऑफ द ओशियन। और ये फोटिक जोन में ही होगा, फोटिक जोन में ही होगा। फोटिक जोन में क्यों होगा? क्योंकि इसको चाहिए फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का यूज करके ये क्या बनेगा, फूड बनाएगा, और ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करेगा, CO2 क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जो कार्बन सिंक है ये कार्बन सिंक का भी काम करता है। अब देखिए कोरल रीफ में हम अभी पढ़ लिए कि ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा होता है, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, ये आप याद रखिएगा, रेन फॉरेस्ट। अब देखिए कोरल रीफ अकेला नहीं है, कोरल रीफ में दो जीव है। दो जीव कौन कौन सा है? एक है कोरल पॉलिप्स और दूसरा है एल्गी। एल्गी को बोला जाता है जूजेंथले। याद रखिएगा कि जूजेंथले कौन सा एल्गी है, कोरल रीफ का एल्गी है। कोरल पॉलिप और एल्गी, एल्गी क्या है, जूजेंथले, इस दोनों के साथ म्यूचुअली सिम्बायोटिक रिलेशन है। कैसे रिलेशन है ये अभी हम समझ लेंगे, म्यूचुअली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अब देखिए ये कोरल पॉलिप जो है ये स्मॉल बॉडीज है, मेरीन ऑर्गेनिज्म है। अब देखिए हम एक इमेज समझिए, ये कोरल पॉलिप जो है ये ऐसा स्ट्रक्चर है, अभी जो हम देखे थे ये बहुत सॉफ्ट है, हार्ड भी हो सकता है लेकिन जनरली सॉफ्ट ही होता है। ये कोरल पॉलिप है, यहाँ एल्गी है,
ये एल्गी है। एल्गी क्या कर सकता है? एल्गी फोटोसिंथेसिस सनलाइट का यूज करके फूड बना सकता है, भोजन बना सकता है। इसमें लाइट है, इसमें कलर है, ये चीज सब है। इसमें मिनरल्स है, मिनरल्स है। ये ये है कोरल पॉलिप, कोरल पॉलिप्स। ये है एल्गी, एल्गी कॉल्ड जूडेंथले। ये कोरल पॉलिप क्या करेगा? ये एल्गी को अपने में मिक्स कर लेगा। इसको बोलेगा कि मेरे शरीर पे बैठ जाओ, क्योंकि इसको जगह नहीं है। इसके पास सब कुछ है लेकिन इसको रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। तो ये पॉलिप क्या करेगा? एल्गी को स्थान देगा, जगह देगा रहने के लिए। साथ में पॉलिप को क्या चाहिए? इसको भोजन चाहिए। जो ये कोरल भोजन बनाएगा, ये भोजन पॉलिप को प्रोवाइड करेगा। लाइट इसको प्रोवाइड करेगा, जिससे ये कलरफुल दिखने लगेगा। अभी देखे थे कि ये बहुत ज्यादा कलर में दिख रहा था, तो ये बहुत कलर में दिखने लगेगा। साथ में इसको कलर मिल गया, मिनरल्स मिल गया, फूड मिल गया। किसके द्वारा मिला? एल्गी के द्वारा। इसको एल्गी का नाम क्या है? जू जेंथले, जू जेंथले। ये इसका कहानी हो गया, ये इसका कहानी हो गया। अब आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आइए, इस दो इमेज को देखिए, ये वाला और ये वाला। देखिए ये है एल्गी, एल्गी कॉल जू जेंथले, जू जेंथले। ये है पॉलिप्स, कोरल पॉलिप्स। देखिए ये कोरल पॉलिप्स क्या करेगा? एल्गी को मिक्स करेगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? ये मिक्स कर रहा, ये क्या करेगा? मिक्स करेगा, सब जगह इसको प्लेस दे देगा। और ये इस पे क्या करेगा? चिपक जाएगा। ये चिपक जाएगा तो ये सनलाइट से फोटोसिंथेसिस का यूज करके ऑक्सीजन बढ़ा देगा। ऑक्सीजन बढ़ाएगा, फूड जो है, फूड बना के इसको पॉलिप्स को खिलाएगा। साथ में ये लाइट प्रोवाइड करेगा, कलर प्रोवाइड करेगा, मिनरल्स प्रोवाइड करेगा। ये इतना कुछ हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो सनलाइट का इम्पैक्ट आएगा, ये देखिए ट्रॉपिकल रीजन में ही आपको ज्यादा मिलेगा, जहाँ पे, क्योंकि इसको सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस भोजन बनाने के लिए, सनलाइट इसको चाहिए। और फोर्टिक जोन में ही मिलेगा, क्योंकि सनलाइट तो फोर्टिक जोन में ही मिल सकता है। फोर्टिक जोन क्या होता है? इससे पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। उसमें फोर्टिक जोन क्या है ये सब समझ चुके हैं। तो देखिए फोर्टिक जोन में ही होगा और ट्रॉपिकल रीजन में ही होगा। और नेरेटिक जोन में, नेरेटिक जोन ये भी आप याद रखिएगा। नेडारिया ग्रुप, एंथोजोआ ग्रुप, ये सब आपको याद होना चाहिए। एल्गी लिप्स कोरल, देखिए ये हम आगे समझ लेंगे, केवल आप ही इतना याद रखिए, आगे स्लाइड आएगा। देखिए कोरल लिप, द जुजेंथले मतलब एल्गी lives inside the coral polyps and perform photosynthesis producing food oxygen which is shared with the coral। कोरल को क्या करेगा? शेयर करेगा। अब देखिए इन इन एक्सचेंज कोरल प्रोवाइड द एल्गी विद द प्रोटेक्शन। देखिए इसको कोरल पॉलिप्स जो क्या है, ये जो पॉलिप्स है, ये एल्गी को क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, रहने के लिए जगह देगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। साथ में ये जो एल्गी के पास लाइट है, वो आपस में म्यूचुअली रिलेशनशिप बना के ये आपस में इंटरेक्शन करेगा, विच इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखिए कोरल रीफ में, कोरल रीफ में कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि ये कोरल रीफ क्या होता है? कार्बन का सिंक करता है, कार्बन का सिंक करता है। साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका भी एब्जॉर्ब करता है, उसका भी सिंकेज करता है। तो इसका और ऑक्सीजन क्या होता है? मिल ही जाता है। तो इससे ये बना लेता है कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि चूना पत्थर, चूना पत्थर जैसा इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए ये जनरली ट्रॉपिकल एरिया में मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये फोर्टिक जोन में ही सर्वाइव कर सकता है ज्यादा, और इसको टेम्परेचर चाहिए, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसका टेम्परेचर रेंज है 20 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब इसका एडवांटेज क्या है? कोरल रीफ जो है, इसको हटा के फेंक क्यों नहीं दिया जाता है? तो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। देखिए ये बायोडाइवर्सिटी जो है, एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक फिश जो है, उसका ये ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, जिससे छोटा छोटा मछली है उसका सर्वाइवल जो है अच्छा हो जाता है। देखिए अगर आप WWF का रिसर्च के बारे में बात करें, तो ये रिसर्च दिया था कि अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर की अगर बात करें, तो उसमें 15 टन फिश उसमें पाया जा सकता है। और 15 टन फिश, और साथ में जो अदर सी फूड है, वो 15 टन तक मिल सकता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में। तो कितना ये वाइल्ड लाइफ के लिए, एक्वेटिक एनिमल के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ सकते हैं। देखिए कोरल रीफ सपोर्ट टूरिज्म इंडस्ट्रीज इन कंट्रीज लाइक सियाचिन, मालदीव्स, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब में क्या है? कोरल रीफ है, कोरल रीफ है।
ये टूरिज्म भी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कलरफुल देखने को मिलता है। कलरफुल दिखने से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा सुंदर आकर्षित करता है, तो लोग देखने के लिए कहीं से भी कहीं चला जाता है। अब देखिए एक शब्द है कोरल ब्लीचिंग। ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग क्या है? कोरल ब्लीचिंग जब होगा तो उसका कलर लाइट हो जाएगा, जैसे बहुत ज्यादा कलर दिख रहा था आपको अभी, तो इसका कलर व्हाइट हो जाएगा, कंप्लीट व्हाइट हो जाएगा। जब कोरल ब्लीचिंग होगा तो ये जो कोरल का पॉलिप्स है और ये एल्गी है, ये एल्गी है, एल्गी निकल जाएगा, एल्गी निकल जाएगा, जिससे क्या होगा, ये कोरल, ये जो पॉलिप्स है ये अकेला हो जाएगा। अकेला जब हो जाएगा तो ये डेड के कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि इसको भोजन प्रोवाइड नहीं होगा, मिनरल सब नहीं मिलेगा, तो ये डेड हो जाएगा। जब डेड हो जाएगा तो ये पूरा व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट होगा तो इसी कंडीशन को बोला जाता है कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग। अब देखिए कोरल ब्लीचिंग क्या क्यों हो सकता है? हाई टेम्परेचर से, क्योंकि ये ज्यादा हाई टेम्परेचर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है ये कोरल ब्लीचिंग। अब देखिए इसका खतरा को क्या क्या है कोरल ब्लीचिंग का। ये क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज यानी कि हाई टेम्परेचर, ये इसका खतरा है। अल नीनो ला नीना वाला जो कंसेप्ट देखे थे, ये भी क्या करता है, ओशियन को बहुत ज्यादा गर्म और ठंडा कर देता है, उससे भी ये ब्लीचिंग हो सकता है। देखिए ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव है, ये आप याद रख लीजिएगा। लगभग 30 डिग्री, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के रेंज में ही ये सर्वाइव करता है। जब मरीन में पॉल्यूशन आ जाए, एक्वेटिक में, ओशियन या सी में पॉल्यूशन हो जाए, तब भी ये ब्लीचिंग हो जाएगा। एल्गी ब्लूम वाला कंडीशन होगा तब भी ब्लीचिंग हो जाएगा। ओवर फिशिंग अगर हो जाए, देखिए फिश वहां पे 15 टन, 1 स्क्वायर किलोमीटर में क्या है, 15 टन, तो वहां पे फिशिंग बहुत ज्यादा होता है। तो फिशिंग ज्यादा होने से क्या होता है, जाल फेंका जाता है, जाल फेंका जाता है तो इससे क्या होता है, ये जो ये जो एल्गी है, ये एल्गी निकल जाता है जाल में, तो ये उससे क्या होता है, ये ओवर फिशिंग से एल्गी निकल जाता है, तो पॉलिप अकेला बच जाता है, जिससे इसका डेड हो जाता है। कोरल माइनिंग भी किया जाता है कहीं कहीं। ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स भी इसमें क्या होता है, कभी कभी देखने को मिल जाता है, उससे भी इसको खतरा है। अब देखिए ये जो डायग्राम है ये है कोरल ब्लीचिंग का। अब देखिए इसमें देखिए स्ट्रेच कोरल, कोरल को जब बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया तो एल्गी लीव्स द कोरल, ये जो एल्गी है ये निकल जाएगा, इससे भाग जाएगा। इससे क्या होगा, इसका कलर निकल जाएगा और ये पूरा व्हाइट हो जाएगा, ये कंप्लीट व्हाइट हो जाएगा। इसी को बोला जाता है कोरल ब्लीचिंग। इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए ये अगर आप वर्ल्ड का बात करें तो इनिशिएटिव सब गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। एक इनिशिएटिव है इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव क्या करता है, कोरल रीफ को प्रिजर्व करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जितना भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है उन सब के बारे में ये सोचता है। ये जो बना था ये 1994 में बना था 8 गवर्नमेंट के द्वारा। 8 गवर्नमेंट में क्या, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमाइका, फिलीपींस, स्वीडन, यूके और यूएसए। हालांकि अभी जो है वो इंडिया भी इसका पार्ट है इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव का, लेकिन ये बाद में बना है, स्टार्टिंग में नहीं था। स्टार्टिंग में नहीं था, स्टार्टिंग में केवल 8 कंट्री है, ये आप याद रखिएगा। देखिए इट वाज अनाउंस्ड एट द फर्स्ट सीओपी ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो पहला हुआ था, फर्स्ट सीओपी, उसमें जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1994 में, वहीं पे इसका जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट हुआ था। आईसीआर है देखिए इसमें 111 मेंबर है इंक्लूडिंग 45 कंट्रीज, 45 कंट्रीज के साथ 101 मेंबर अभी है फिलहाल में। अब दूसरा इनिशिएटिव है कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव। इसमें 6 गवर्नमेंट है, इंडोनेशिया, मलेशिया, पप्पू न्यूगिनिया, फिलीपींस, सोमानिया, सॉरी सॉरी सोलोमन आइलैंड और तिमोर। उसके बाद है कोरल रीफ ब्रेक थ्रो। ब्रेक थ्रो क्या है, देखिए द इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव जो आईसीआरआई भी पढ़े थे इससे पहले, हैज लॉन्च, उसी के द्वारा लॉन्च किया गया कोरल रीफ ब्रेक थ्रो इन पार्टनरशिप विद द ग्लोबल फंड ऑफ कोरल रीफ। किसके द्वारा, ग्लोबल फंड ऑफ कोरल रीफ, ये आप याद रखिएगा, ग्लोबल फंड ऑफ कोरल रीफ। और इनिशिएटिव कौन स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, आईसीआरएफ। अब देखिए कोरल रीफ हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये पूरा अंडमान और निकोबार में कोरल रीफ मिलेगा, अंडमान में, निकोबार में पूरा कोरल रीफ से ही बना है। अगर आप लक्षद्वीप में जाइएगा तो वहां भी कोरल रीफ से बना है, लेकिन वो जो रीफ है वो डिफरेंस है। आप इंडिया में अलग कहीं भी जाइएगा तो आपको फ्रिंजिंग रीफ मिलेगा। कौन सा रीफ मिलेगा, फ्रिंजिंग, फ्रिंजिंग रीफ। लेकिन आप लक्षद्वीप में जाइएगा तो एटोल रीफ मिलेगा, ये आप याद रखिएगा। लक्षद्वीप में कौन सा मिलेगा, एटोल।
साथ में देखिए ये जो श्रीलंका का इस रीजन में भी पाया जाता है, जितना जो समुद्र वाला एरिया मिलेगा ना उस रीजन में आपको पाया जाएगा। फिर जो गुजरात का कच्छ वाला रीजन है वहां मिलेगा, मुंबई मुंबई में मिलेगा, गोवा में मिलेगा, इस रीजन में मिलेगा। आप एक काम कीजिएगा, गूगल पे जाइएगा और आप 2-4 गो मैप देखिएगा, 2-4 मैप देखिएगा कि कहाँ पे इसका लोकेशन है, लोकेशन इसको देखिएगा। अब देखिए मैंग्रोव इकोसिस्टम, मैंग्रोव बेसिकली क्या होता है, देखिए ये हो गया समुद्र या ओशियन, और इधर है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट या कोई अलग रिवर जो फ्रेश वाटर है, इस तरह का है। तो यहाँ पे इस रीजन में क्या होगा, मैंग्रोव का ट्रीज आ जाएगा, मैंग्रोव ट्रीज हो जाएगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे बन जाएगा। ये फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखिए मैंग्रोव्स आर साल्ट टॉलरेंट ट्रीज। साल्ट टॉलरेंट कैसे होगा, समुद्र में क्या है, सलाइन वाटर है, सलाइन वाटर है, इसी वाटर से इसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या होगा, वाटर जाएगा। ये वाटर क्या जा रहा है, साल्ट में जा रहा है। जब साल्ट जाएगा तो साल्ट टॉलरेंट तो होगा ही। साल्ट टॉलरेंट होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, हेलोफाइट्स। हेलो हेलोफाइट्स, ये आप याद रखिएगा शब्द हेलोफाइट्स। ये किससे रिलेटेड है, मैंग्रोव से। मैंग्रोव को क्या बोला जाता है, हेलोफाइट्स। देखिए इसका जो लिप्स है, पत्ती है, बहुत ज्यादा मोटी है, बहुत ज्यादा मोटी है, और उसमें साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। और ये जो लिप्स है, ये इवोपरेशन से कैपिलरी एक्शन प्रोवाइड करता है। ये जो देखिए ये लिप्स है, ये ये लिप्स है, इसमें बहुत ज्यादा साल्ट है, देखिए इसमें बहुत ज्यादा क्या है, साल्ट है। और जब ये इवोपरेशन का काम करेगा, जब ये वाष्पीकरण होगा तो ये कैपिलरी एक्शन होगा। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन क्या होता है, ये क्या करेगा, फ्रेश वाटर को एटमॉस्फेयर में भेज देगा, जिससे रेनफॉल होगा तो उसके साथ निकल जाएगा। और ये जो साल्ट है ये पत्ती पे ऊपर ऊपर चिपक जाएगा। यहाँ पे साल्ट देखने को, बहुत ज्यादा मात्रा में साल्ट इस पत्ती पे देखने को मिलेगा। इसी साल्ट का जो कंटेंट है, तो इसको बोला जाता है साल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। ये जो साल्ट पे जो नमक, ये जो लीव्स पे जो पत्ती पे जो नमक पड़ता है उसको साल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स बोला जाता है। सम ब्लॉक्स एब्जॉर्ब्स ऑफ साल्ट लाइक देयर रूट्स इटसेल्फ। देखिए कहीं कहीं ये जो रूट्स है ये क्या होता है, पानी से निकलता है, तो रूट्स में भी क्या होता है, साल्ट ही मिक्स होता है। अब देखिए ये है मैंग्रोव्स का फॉरेस्ट, देखिए इसका रूट्स देखिए कैसा है, ये पूरा ओशियन में ही है, ये देखिए ओशियन में ही है। लेकिन ये पानी, इस पत्ती पे भी पानी जाएगा तो कैसे जाएगा, ये साल्ट इसमें मिक्स होगा। जब इवोपरेशन होगा तो फ्रेश वाटर इसको एटमॉस्फेयर में भेजेगा और साल्ट इसके ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट का कुछ कुछ जो स्पेसिफिकेशन है वो देखिए। ये जो फॉरेस्ट है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये भी क्या करता है, इसको भी सनलाइट मिलना चाहिए, सनलाइट से ही ये भोजन बनाएगा। इसको पानी तो मिल जा रहा है लेकिन सनलाइट तो चाहिए इसको भोजन बनाने के लिए। रिक्वायर्ड हाई सोलर रेडिएशन, देखिए हाई सोलर रेडिएशन इसको चाहिए टू फिल्टर स्लाइन वाटर थ्रू देयर रूट्स। फिल्टर करेगा, अभी जो बोले कि कैपिलरी एक्शन, वही फिल्टर करेगा। अब देखिए मैंग्रोव्स जो है उसका दो स्पेसीज बहुत फेमस है, एक है अविसेनिया और दूसरा है राइजोफोरा। अविसेनिया और राइजोफोरा, एविसोनिया ब्लाइंड रूट्स होता है। ये क्या, कौन सा रूट्स है, ये अफोटिक जोन में भी देखने को मिल जाता है, अफोटिक जोन। इस जोन में भी क्योंकि ब्लाइंड है, इसको ज्यादा कुछ लाइट की जरूरत नहीं है, तो ये ब्लाइंड रूट है। इसको बोला जाता है न्यूमेटोफोरस। क्या बोला जाता है, न्यूमेटोफोरस। राइजोफोरा को क्या, ये इसका जो रूट है ये सिल्ट टाइप पे है, स्टिल्ट टाइप का इसका रूट है। ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट वेव इरोजन। देखिए ये इसका रूट्स बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसका रूट्स आपको देखिएगा ना बहुत ज्यादा हाई होता है। जब यहाँ से वेव जाएगा, इंटर करेगा, टाइड्स जाएगा, टाइड्स जाएगा, फ्लड जाएगा, सुनामी जाएगा, सुनामी जाएगा, टाइड जाएगा, फ्लड जाएगा, कोई वेव जा रहा है, तो ये प्रोटेक्ट करेगा इसको। जो लैंड वाला एरिया है उसमें जाने से बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा, जाने नहीं देगा, बहुत बचाएगा। इसीलिए इसको, ये जो रूट है ये है कौन सा स्पीशीज में, राइजोफोरा में। अब देखिए मैंग्रोव जो है ये कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम है, अभी देखे थे इसका रूट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ऐसे ऐसे है। तो ये वेव एक्शन जो है इसको कंट्रोल करता है, लैंड पे जाने से रोकता है, टायर, सुनामी, सोर्स, फ्लड, इस सब से बचाता है। एनारोबिक सॉइल कंडीशन भी मेंटेन करता है। अब देखिए, देखिए
मैंग्रोव्स का जो एडवांटेज है वो जो फिशेज सब है या अदर स्पीसीज सब जो है एक्वेटिक का, उसका ब्रीडिंग भी ये मेंटेनेंस करता है। उस रीजन में क्या करता है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, साथ में उसको रहने के लिए ये जो झाड़ी सब है इसमें रहने के लिए इसको हैबिटेट भी मिल जाता है, तो वहाँ पे ब्रीडिंग करने के लिए इसको एक ग्राउंड मिल जाता है। तो ये जो आप बोल सकते हैं कि जो मैंग्रोव्स है वो फिशेज सब के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड या हैबिटेट भी प्रोवाइड करता है। मैंग्रोव्स इनहेंस द नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है। अदर स्पीसीज जो है फिश है या अदर स्पीसीज उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ये सप्लाई करता है वुड, फायर वुड, मेडिकल प्लांट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिकल प्लांट और इडिबल प्लांट्स। इसका लोकेशन देखिए, ये सुंदरबन मैंग्रोव्स हो गया, महानदी जो निकलता है वहां पे भी मैंग्रोव्स है, कृष्णा का जो गोदावरी वाला जो बेल्ट है वहां पे भी है, गोवा का मैंग्रोव्स है, कावेरी का मैंग्रोव्स है, रत्नागिरी मैंग्रोव्स है, ये जो कच्छ वाला रीजन है वहां भी है, गुजरात में, अंडमान एंड निकोबार में भी पाया जाता है। अब देखिए डेल्टा और एस्चुरी ये क्या है, तो डेल्टा जब बनाएगा ना तो इसमें सेडिमेंट नदी द्वारा सेडिमेंट लेके आएगा। बेसिकली डेल्टा और एस्चुरी है क्या ये समझिए पहले। देखिए डेल्टा में एक तरफ से क्या आएगा, रिवर आएगा, और एक तरफ से ओशियन का पानी आएगा। ओशियन का पानी और रिवर का पानी ये दोनों मिक्सअप होगा इस रीजन में, तो यहीं पे फॉर्मेशन होगा डेल्टा और एस्चुरी का, डेल्टा और एस्चुरी का। लेकिन बात ये है जब ओशियन का पानी मिल रहा है और रिवर का इसी दोनों का मिल रहा है तो कहीं डेल्टा कहीं एस्चुरी। जब बे ऑफ बंगाल में आप पढ़िएगा, ये जो हमारा इंडिया है, तो ये बे ऑफ बंगाल में जाइएगा तो यहाँ पे पढ़िएगा कि यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इस रीजन में जाइएगा अरबियन सी में तो यहाँ पे एस्चुरी का फॉर्मेशन होगा, एस्चुरी का फॉर्मेशन होगा इस रीजन में। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन बिल्कुल साफ है कि जब इस रीजन में जाएगा ना तो यहाँ का रिवर जो जाएगा तो अपने साथ सेडिमेंट लेके जाता है। डेल्टा में क्या होगा, सेडिमेंट्स लेके जाएगा, एस्चुरी में कोई सेडिमेंट लेके नहीं जाएगा, नो सेडिमेंट। इसमें रिफ्ट वैली वाला जो केस पढ़े थे, रिफ्ट वैली जिसमें सेडिमेंट नहीं आता वो वाला केस इसमें आ जाएगा। डेल्टा में नया लैंड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन एस्चुरी में क्या होगा, पार्शली इनक्लोज्ड सरफेस स्पेस होगा, पार्शली इनक्लोज्ड होगा, मतलब पता नहीं चलेगा कि कोई लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये फर्टाइल भी, डेल्टा जो है ये फर्टाइल भी होगा, लेकिन ये एक्चुअली नो फर्टाइल, ये फर्टाइल नहीं होगा। अब यहाँ पे आइए डेल्टा और एस्चुरी, देखिए डेल्टा दीज आर ट्रायंगुलर डिपॉजिट, ये जो ट्रायंगुलर बना ऐसे ऐसे बन रहा था वही बता रहा है कि डिपॉजिट आ रहा है किसका, सेडिमेंट्स का। दीज आर ट्रायंगुलर सेडिमेंट्स डिपॉजिट मेड बाय रिवर एट देयर माउथ, दे आर फॉर्म्ड इन द रीजन वेयर लो टाइड, इसे देखिए डेल्टा वाला में लो टाइड याद रखिएगा, और एस्चुरीज वाला में हाई टाइड, हाई टाइड्स। यहाँ बता दी कि ये जो एग्रीकल्चरल हो सकता है यहाँ पे फर्टाइल है, ये लेस फर्टाइल है, नॉट फर्टाइल है। यहाँ पे देखिए हाई टाइड्स, रिफ्ट वैली वाला जो केस बताए थे वो हो गया, कोई नया लैंड का फॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन इसमें न्यू लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें कोई लैंड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ये याद रखिएगा। एक्चुअली में दीज आर शार्प एज माउथ, यहाँ पे शार्प एज है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रायंगुलर या कुछ पैटर्न नहीं बना रहा। रिवर विदाउट एनी डिपॉजिट, कोई डिपॉजिट सेटलमेंट का नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसमें आइए डेल्टा और एस्चुरी में यहाँ पे समझ देखिए, ट्रायंगुलर डिपॉजिट है, ये कोस्टल प्लेन है, ये रिफ्ट वैली है, ये याद रखिएगा, ये लो टाइड, ये यहाँ पे कौन सा है, हाई टाइड्स। डेल्टा फर्टाइल होगा, एस्चुरी नॉट फर्टाइल होगा। अब इसका रीजन देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये जो हम बताए थे कि ये वाला जितना यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आ रहा है, यहाँ पे गंगा आ रहा है, यहाँ पे यमुना आ रहा है, सॉरी सॉरी यमुना तो यहाँ पे जाएगा, कावेरी, महानदी, ये जितना होगा बे ऑफ बंगाल में होगा डेल्टा वाला। लेकिन जब एस्चुरी की बात कीजिएगा तो ये अरबियन सागर, क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंट नहीं जाता है, बिल्कुल ये हार्ड है, ये हार्ड है। तो देखिए नर्मदा, तापी रिवर, ये कौन सा में आएगा, एस्चुरी में आएगा। यहाँ पे इसका क्वेश्चन देखिए, नर्मदा यहाँ से जो बहेगा, जब आप गंगा में जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा गंगा, ब्रह्मपुत्रा, तो यहाँ पे हुगली एस्चुरी है, गोदावरी डेल्टा है, कृष्णा डेल्टा है, महानदी डेल्टा है, तो ये सब याद रखिएगा।